वर्तमान परिस्थिति आप देख रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर। आज की तारीख में कोई भी बड़ा देश डायरेक्टली युद्ध नहीं करना चाहता। राजा हरि सिंह की जो खुद की फौज थी, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स और जम्मू कश्मीर मिलिशिया, देखा देखिए 1947 से अगर बात करें, हमने हमेशा अपना बचाव किया, उसकी क्रिया में हमने प्रतिक्रिया की। सर 9/11 हुआ था। हाँ, अमेरिका आया, लादेन को लोग बोलते हैं कि भाई उग्रवादी पकड़ के इनको तुम क्यों टीवी चैनल पे ला रहे हो, इनको क्यों तुम इनको पूरा मौका दे रहे हो ट्रायल में। इंटरनेशनल मेन मुद्दा ये है कि आज के बाद कोई देश किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। और 71 लड़ाई में शहीद हुआ था, आज भी उसकी डेड बॉडी सुरक्षित है। उसने अपने दम पे वहाँ पे उनसे पाकिस्तान की पूरी आर्मी को रोका। सर लड़ते समय ये भी तो लगता होगा कि शायद अभी ऑपरेशन पवन श्रीलंका में 87 to 89 ये फोना बोला। उसके बाद फिर इसके 10-15 मिनट के बाद एकदम माइंड ब्लास्ट की, मतलब उग्रवादी इतनी कट्टर वो होते थे, किसी भी कीमत में जो है आपको बख्शेंगे नहीं, उनको मौकल में ही है। पता नहीं स्थिति क्या बनेगा। वो मोटर अपने ऊपर ही फायर हुआ। वो लड़के को बुलाया नीचे से, वो LMG लेकर के आया, ऊपर जैसे ही बैठा उसने पोजीशन लिया, वैसे उसने हेड शूट हुआ उसके, वहाँ खत्म हो गया। लेकिन वो भवानी से उसके पेट में जो ना वो लगा उसके। फिर हम लोगों ने उसको फिर अंदर लीवर को अंदर किया। फिर एक हमारा लड़का था मोहन राजपूत, लंका में खत्म हुआ, उसने भी उसको सिला दी। बहुत लाखों की संख्या में मारकाट हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल अल्फाज पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट विराट। आज का जो एपिसोड है हमारा बहुत खास है। आज के जो हमारे गेस्ट है, उन्होंने भारतीय सेना में 30 साल भारत की सेवा करी है। इनका नाम है रविंद्र कुमार। ये 5 पैरा SF में कमांडो फोर्स में पैराशूट रेजिमेंट में रहे हैं। इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेके ऑपरेशन विजय, मेघदूत, कारगिल, अनगिनत ऑपरेशंस का ये पार्ट रहे हैं। अगर इस आप पूरी यात्रा को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार का जज्बा रखना पड़ता है। तो सर स्वागत है आपका इस वायरल फास्ट के इस खास एपिसोड में। आज की बातचीत शुरू करते हैं कि सर आपका सेना में सफर कैसे शुरू हुआ। हमने देखा कि परिवार में कोई ना कोई होता है तो उससे सेना का सफर शुरू होता है। कुछ इस विषय में बताइए। सेना का सफ़र हमारा 1982 में हमने इन्वॉल्व किया था स्पेशल फोर्सेस में, और हमारे फादर आर्मी में थे, वो भी ASC में थे, मैं क्लर्क उनका ट्रेड था। अच्छा। और उनसे इंस्पायर हुए। बाकी आसपास जो थोड़ा सा स्पोर्टेड तो पहले ही हम लोग थे, तो उम्मीद थे कुछ एडवेंचर्स कुछ करें, कोई रोमांचकारी हो। तो फिर हमने फिर इसको ऑप्ट किया। और जब टेस्ट वगैरह हुए, जब हमारा एनरोलमेंट हुआ, तो वहाँ फिजिकल वगैरह और एक्टिविटीज़ देख करके वहाँ का जो रिक्रूटिंग अफसर था, उसने मुझे पैरा के लिए वॉलंटियरली, उसने खुद ही बोला कि आप पैरा में जाइए, वो हैं वहाँ के लिए आप सही हैं। फिर हम आगरा चले गए। उसमें हमारा ट्रेनिंग सेंटर आगरा में था, तो हमने जो बेसिक ट्रेनिंग हमारी वो आगरा में ही हुई। और उसके बाद फिर ये सेंटर, पहले अभी सेंटर हमारा ही बेंगलोर चला गया, उसमें आगरा में ही था। उसके बाद फिर हमने जो पैरा जो जंपिंग वाला जो है वो हमने आगरा में आके किया। जो बेसिक ट्रेनिंग हमारी होती है वो हमने फिर आगरा में किया। और उसके बाद जो प्रोबेशन चलता है यूनिट का, फिर वो स्पेशल फोर्सेस का, वो फिर हमारे यूनिट में ही चला। ओके। आजकल तो बड़ा टफ हो गया। ये 2 तरीके होते हैं उसमें जाने के। एक तो आप वॉलंटियर कर लीजिए, दूसरे यूनिट से जो लोग ट्रेन सोल्जर्स हैं वो वॉलंटियर होकर के आते हैं। दूसरा डायरेक्टली आप जो रिक्रूटमेंट हो आपका अपने पैरा सेफ के लिए। तो 2 तरीके हैं। तो मेरा शुरू से ही जो पैरा में ही इन्वॉल्वमेंट हुआ था। और सर सेना में सफर कैसा रहा? और सफ़र अच्छा रहा। शुरुआत में हम लोग मतलब आज लकी रहे, जिसके लिए फ़ौज में लोग भर्ती होते हैं, वो काम मुझे पहले ही मौका मिला। और ट्रेनिंग करते ही जो है फर्स्ट इंदिरा गांधी जी का जो है डेथ हुआ, शहादत हुई, तो उसमें हम लोग डिप्लॉय किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत हम लोग फिरोजपुर में, लुधियाना में, तलवंडी रोपड़ एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में, उसमें तलवंडी जगह है, वहाँ पर हम लोग ऑपरेट की। करीब 1.5 साल हम लोग वहाँ पर रहे हैं उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। उसके बाद फिर यहाँ ग्वालियर में आगे स्पोर्ट्स में थे, तो फुल की तरफ से थोड़ा सा मिडिल डिस्टेंस का हम रनर भी थे, और जो हॉकी फुटबॉल भी अच्छा खेलते थे। तो यहाँ आकर के हमने जो पीस टनर होता है फौज का, तो उसमें हम लोग वही है कि स्पोर्ट्स में अच्छा करना, ट्रेनिंग करना, लड़ाई के लिए तैयारी करना। तो हमने वो 2 साल वहाँ पे गुजारे। उसके बाद फिर 87 में फिर हम लोग ऑपरेशन पवन श्रीलंका के लिए चले गए। सर सेना में ट्रेनिंग के विषय में कुछ बताइए कि कैसे होती है, कैसे तैयार होते हैं लोग। सेना में देखिए अलग अलग जो ट्रेनिंग भर्ती होती है ना, फिर अगर मैं विस्तार से बताऊं तो हो सकता है लंबा हो जाएगा। नहीं सर, हमारे पास समय है। मैं आपसे सेना के, देखिए सेना को हम 2 भागों में बांटते हैं। हाँ। सेना एक तो होता है सर्विसेज, और दूसरा होता है आर्म्स। सर्विसेज होता है जो आपकी सेवा प्रदाता इकाइयाँ हैं, जो आपको सेवा प्रदान करती हैं। जैसे आपको कोई आर्मी सप्लाई कोर है, वो आपको राशन प्रोवाइड करेगी, आपको
गाड़ियाँ आपके डीजल पेट्रोल का जो भी है वो सब एएससी करेगी। आपका मेडिकल कोर आपका स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसका निदान करेंगी, आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेंगी। एजुकेशन कोर आपको शिक्षित करती है, सीएमपी कोर आपको अनुशासित रखती है, ईएमई आपकी टूट-फूट गाड़ियों के टूट-फूट इक्विपमेंट को ठीक करती है, ऑर्डिनेंस कोर आपको गोला बारूद इक्विपमेंट और क्लोथिंग प्रोवाइड करती है, डेयरी फार्म आपको दूध देगा, आपका पायनियर्स आपका सामान लोड करने, इस तरह 16 इकाइयाँ जो हैं हमारी वो सेवा प्रदाता इकाइयाँ हैं जो फौज को मदद करती हैं उनको तैयार होने में। और आर्म्स को भी हम 2 भागों में बाँटते हैं। आर्म्स को हम 2 भागों में बाँटते हैं, एक होता है सपोर्टिंग आर्म्स, एक होता है कॉम्बैट आर्म्स। सपोर्टिंग आर्म्स लड़ाई के दौरान जो इकाइयाँ आपको लड़ाई के दौरान मदद करती हैं, होता है कॉम्बैट आर्म्स को। उसमें से आपकी आर्टिलरी है जो आपको आगे-आगे जहाँ डिमांड आप करेंगे, जहाँ ऑन कॉल जो है आपको गोला डालेगी, जहाँ आप बताएँगे उनको। सिंगल रेजिमेंट कम्युनिकेशन को बरकरार रखती है लड़ाई के दौरान, एक दूसरे ज़मीन टू ज़मीन, ज़मीन से आसमान, आसमान से आपके थल जल में, अब सब जगह वो लोग इसको कम्युनिकेट करते हैं। इंजीनियर रेजिमेंट पुल बनाना, पुल बिगाड़ना, माइनफील्ड उखाड़ना, माइनफील्ड लगाना, कोई बोरहोल करना, कोई कुएँ करना, ये सब चीज़ें जो है इंजीनियर रेजिमेंट की होती हैं। चौथा होता है आर्मी एयर डिफेंस, जो भारतीय वायु रक्षक जिनको बोलते हैं, उनका काम होता है 5 किलोमीटर तक के आसमान को क्लियर रखना, ताकि उनका कोई जहाज आकर के हमारे ऊपर जो है आक्रमण ना करे, ये उनकी जिम्मेवारी होती है लड़ाई के दौरान। और 5वां जो आपकी सपोर्टिंग आर्म्स है वो है आपकी आर्मी एविएशन कोर। बड़े कमांडरों को बाहर कहीं किसी जगह फॉरवर्ड पोस्ट पे ले जाना, आपके डेड बॉडीज जो कैजुअलिटीज उनको पीछे लेके आना, कोई बड़ा हथियार अगर बड़ी जगह किसी जगह नहीं पहुंच पा रहा तो अंडर स्लंग बांध के उसको आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे ले जाना, ये सब होता है सपोर्टिंग आर्म्स का काम। अब हम आते हैं कॉम्बैट आर्म्स में। कॉम्बैट आर्म्स 3 होती हैं फौज के अंदर। अगर आपको थोड़ा सा गहराई से अगर बताऊं, एक कॉम्बैट आर्म्स आर्मर्ड रेजिमेंट है जो टैंक, जिसको कवचित सेना बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा है आपकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जो टैंक से छोटे टैंक होते हैं जिसको बीएमपी बोलते हैं। और एक होता है फिर इन्फेंट्री। इन तीनों को मिला करके हम लोग कॉम्बैट आर्म्स बोलते हैं। जैसे जहाँ जिसकी जरूरत होती है उसके हिसाब से उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कच्छ, भुज और राजस्थान के रेगिस्तान में अगर युद्ध होना, वहाँ टैंक की लड़ाई होती है। अगर लड़ाई यहाँ माउंटेन में हो रही है तो आपको इन्फेंट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अगर छोटे टुकड़ी में अगर टैंक का लेके जाना तो आप बीएमपी का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक संतुष्ट है तो, नहीं तो फिर मैं और आगे बताता हूँ। नहीं सर। हाँ, इन्फेंट्री को भी हम 6 भागों में बांटते हैं। इन्फेंट्री को भी 6 भागों में बांटते हैं। उसमें आपने सुना होगा ये रेजिमेंट है, और ये आपका राइफल्स है, ये लाइट इन्फेंट्री है, ऐसे करके आप लोग सुनते होंगे। तो शुरू में जब स्टैंडर्ड रेजिमेंट थी, उनके पास सब सामान होता था, मतलब जरूरत के जितने भी सामान थे, चाहे हथियार, गोला बारूद से लेके आपके बड़ी गनें भी उनके पास होती थी। तो उसमें ये था कि वो लोग सेल्फ कंटेन तो थे, सेल्फ में डिपेंड तो थे, लेकिन वो उनकी मोबाइलिटी कम हो जाती थी, मतलब उनके चलने की रफ्तार कम हो जाती भारी वजन की वजह से। तो इसलिए हमने क्या किया कि उसी में से फिर हमने लाइट इन्फेंट्री बनाई। जहाँ हमको ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है तो हमने लाइट इन्फेंट्री बनाई उसको वो यहाँ पहुँचने के लिए। जो रेजिमेंट आपकी आज भी उसी नाम से जाने जाते हैं, आपकी आसाम रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, ऐसे करके रेजिमेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड रेजिमेंट्स हैं। और जो लाइट इन्फेंट्री है वो आपकी 3 है। आपको जैसे जैकलाई हो गई, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, आपकी मराठा लाइट होगी, मराठा लाइट इन्फेंट्री, एक सिख लाई होगी जिसका टर्न जो फतेहगढ़ में है, सिख लाइट इन्फेंट्री। तो इनको लाइट इन्फेंट्री के तौर पर इस्तेमाल, लेकिन आजकल सब खत्म हो गया। अब सबके पास सब हथियार है और सब सेल्फ डिपेंडेंट। लेकिन जब शुरू में बनाया गया तो यही उम्मीद थी कि मतलब इनको इसी जगह इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ज्यादा जल्दी जरूरत है सिख लाई इस्तेमाल कर लिया, जहाँ भारी सामान के साथ जाना है तो आपके स्टैंडर्ड रेजिमेंट है। उसके बाद जब शुरू देखा होगा आप, जब छोटे होंगे या हो सकता है सुना हो, ऊपर से बंदूक में वो बारूद भरा जाता था, उसको मस्कट बोलते थे, है ना, ऊपर से। जिसके बाद जब स्वचालित राइफल आई हैं, जो ऑटोमेटिक राइफल्स आई हैं, 303 आई, उसके बाद और राइफल्स आई, तो फिर हमने राइफल रेजिमेंट का इस्तेमाल, मतलब हमने उनको ऑर्गेनाइज किया, राइफल रेजिमेंट्स बनाए। जैसे अभी गोरखा राइफल्स हैं, गोरखा राइफल्स के 7 रेजिमेंट्स हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर राइफल्स हैं, इसमें आपने सुना होगा विक्रम बत्रा, ये संजय कुमार, ये सब जम्मू कश्मीर राइफल्स के हैं। एक राजपूताना राइफल्स हैं और एक होता है गढ़वा राइफल्स। ये सब राइफल रेजिमेंट है जिनको उसमें बनाया इसलिए गया था कि ये राइफल ही इस्तेमाल करेंगे। और उनके आप पहचान के लिए बताऊं तो जितने भी राइफल रेजिमेंट्स हैं उनके ड्रेस के सबके बटन काले मिलेंगे आपको। ठीक है, जो बटन पहनेंगे वो काले होंगे, बाकी रेजिमेंट्स के नहीं होंगे। उसके बाद आते गनेडियर्स में, गनेडियर्स रेजिमेंट जिसको आप देखे युवा की यूनिट थी। शुरू में देखा गया था कि हथगोला जिसको बोलते हैं, ग्रेनेड, जिसको कौन जितना दूर फेंक लेगा, तो हट्टे कट्टे जवान उसमें भर्ती किए जाते थे गनेडियर्स में।
आज 20 रेजिमेंट हैं, तो उसमें कोशिश ये, उसमें देखा उनका बैच होगा तो फटा हुआ करने है उनके बैच में, तो उसमें जब बनाया गया तो उसको उम्मीद यही थी कि भाई जितना दूर हम गोला फेंक लेंगे, जितना दूर उनको कैजुअल्टी कर लेंगे, लेकिन आजकल सब मिक्स हो गया है, सब रेजिमेंट एक जैसा ही काम करती है, जहाँ जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है उसको हम अब तो सर सीधे मशीनरी हो गई है, पहले तो मशीन नहीं है, फिर भी आप जाओगे तो जब कब्जा जब ही होगा जब फौज पहुंचेगी वहां पे। उसके बाद फिर हमने जो है जरूरत के हिसाब से स्काउट्स का निर्माण किया। जैसे आपने देखा होगा कि 62 वॉर के बाद फिर हमें लगा कि जो मैदानी इलाके के लोग हैं वो वहाँ पे ज़्यादा कामयाब नहीं है, उनको उस तरह से मतलब यूज्ड टू नहीं होते, चाहे आप जमीनी बनावट के हिसाब से ले लीजिए, चाहे मौसम के हिसाब से। तो हमने फिर लद्दाख स्काउट बनाया। लद्दाख स्काउट की हमने 7 बटालियन बनाए जिनका सेंट्रल लेह में ही है। उसके बाद जब देखा हम सिक्किम की सुरक्षा के लिए हमको कोई एक रेजिमेंट चाहिए, हमने सिक्किम स्काउट बनाया। अरुणाचल की सुरक्षा के लिए अरुणाचल स्काउट बनाया। जो हमारा डोगरा स्काउट बनाया हमने हिमाचल की जो बॉर्डर लगती है उसकी रक्षा के लिए। और कुमाऊं स्काउट बनाया हमने, कुमाऊं का जो रीजन लगता है हमारा नेपाल से और अपने क्या नाम तिब्बत उससे इलाके से जो लगता है उसको बनाने के लिए। फिर उसके बाद आता है जिसमें हमने सर्विस किया है, उसको पैराशूट स्पेशल फोर्सेस इसको बोलते हैं। ये 1951 में इसको हमने एक मतलब अच्छी तरह जो स्थायी रूप से हमने किया। पहले इसका निर्माण 1945 में हो गया था। पहले जो इसके अंदर शुरू में 3 बटालियन को ही बनाया गया था, 1st, 2nd और 3 पैरा, जो अलग अलग रेजिमेंट से बनाई गई थी। 1st पंजाब, उसके बाद 2nd मराठा और 1st कुमाऊं रेजिमेंट को तोड़ करके हमको पैराशूट रेजिमेंट बनाया गया। आज की डेट में 15 हमारे स्पेशल फोर्सेस की बटालियन है, 2 टीए हैं और एक हमारा 31 जो राष्ट्रीय राइफल्स है वो कमांडो राष्ट्रीय राइफल के तौर पे भी हमारी एक बटालियन है। ओके सर, वर्तमान परिस्थिति आप देख रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट हो रहा है। आप इस वर्तमान परिस्थिति को किस हिसाब से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग हमारे 22 अप्रैल को शहीद हुए हैं उन सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस अपूर्णीय क्षति को बर्दाश्त कर पाएं। और दूसरा, उसको रिटेलिएट करने में जो 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, आपका झंटू अली खान और एक जो पोर्टर भी जिसने बहुत मदद किया, उसको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से। और परसों जो हमारे 5 लोग और शहीद हुए हैं, आपने देखा होगा 5 लोग और सैनिक हमारे सैनिक शहीद हुए, उनको भी मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है 22 तारीख को जो हादसा हुआ वो बहुत जघन्य मतलब नरसंहार था। ऐसा कोई ज़्यादातर नॉर्मली जो है कोई उग्रवादी संगठन नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। और पता उन्होंने इन परिस्थितियों में क्या हो सकता है अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए या जो भी उनका उद्देश्य रहा हो, लेकिन मैं इसको मतलब दिल से जो है इसका खंडन करता हूँ। इनको जो है और सरकार से जो प्रार्थना भी करूँगा कि जो भी सख्त कदम हो वो उठाया जाए। और जो हुआ है, जो हमने हमारी सेना ने उनके 9 स्थानों में जो उनके ट्रेनिंग कैंप प्रशिक्षण सेवा जहाँ पे से वो लॉन्चिंग पैड बनाते हैं, स्टेजिंग एरिया है, वहाँ से लोग जब अंदर घुसने के लिए तैयारी करते थे उनको हमने सबको बर्बाद किया। हमारी सेना ने बड़ा सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता से इस काम को अंजाम दिया है। ये है कि उसमें क्लियर कट ये था कि भाई किसी सिविलियन को हमने डैमेज नहीं किया, किसी पब्लिक को हमने नहीं मारा। हमने केवल वही चीज़ों को टारगेट किया कि जो हमारे लिए बाधक थे और जिनको ये था कि इन लोगों की वजह से हमको नुकसान हुआ है। ना हमने सेना की किसी इंस्टॉलेशन को जो है बर्बाद किया, जहाँ जहाँ उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहाँ उनके प्रशिक्षण सेवर थे, हमने उनको बर्बाद किया। और आगे लड़ाई खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे ये ऑपरेशन जो आपका सिंदूर चला ही अभी मेरे ख्याल से और अनुभव से कह सकता हूँ कि अभी खींचेगा। अच्छा, अभी आगे जाएगा, अभी अंत नहीं है इसका। क्योंकि भाई वो भी कुछ भाई वो भी आपका न्यूक्लियर पावर है और फिर उसकी भी देश की जनता क्वेश्चन करेगी आपने क्या किया उसमें। जब इतना यहाँ तक करके चले गए तो आपने उसमें उत्तर में क्या किया, उनका प्रत्युत्तर किया, तो वो फिर मजबूरी में उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि विश्व समुदाय जो है इसमें इंटरफेयर करेगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। क्योंकि जितनी भी हमारे अभी तक लड़ाइयाँ हुई उनमें सबने कोई नहीं चाहता है कि 2 न्यूक्लियर पावर आपस में भिड़े। सर पाकिस्तान मतलब हम लोग डिफेंस साइड में, पाकिस्तान रिटेलिएशन कर रहा है इन रेगुलर टाइम। मैं देखिए 1947 से अगर बात करें, हमने हमेशा अपना बचाव किया, उसकी क्रिया में हमने प्रतिक्रिया की है। 47 की लड़ाई में आप देखें तो हमने जो है 1.5 साल युद्ध चला। वो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इससे बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ आज तक। 1947-48 जो पहला युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ किया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें हरि सिंह जी ने उनको तटस्थ रखा था कि हम किसी देश में नहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनेगा, उन्होंने किया। तो लेकिन उसमें एक शर्त भी रखा था, एक उन्होंने एग्रीमेंट साइन कराया था, गवर्नर जनरल उसमें थे। इसको स्टैंडर्ड स्टील एग्रीमेंट बोलते हैं। मतलब हम अलग तो रह रहे हैं लेकिन हम फिर भी ये आपसे लिखित में ले रहे हैं कि दोनों देशों से
इन दोनों में से देश में से कोई भी हमारे ऊपर पहले जो अटैक करेगा हम दूसरे देश से मिल जाएंगे, ये उनका था। दूसरा, लैंडलॉक कंट्रीज की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। आपने देखा वो लैंडलॉक कंट्री होते हैं जिनका कोई समुद्री सीमा नहीं होती, जिन देशों की समुद्री सीमा नहीं होती उसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। वो इस तरह जम्मू कश्मीर की भी कोई समुद्री सीमा नहीं है, जैसे नेपाल की अब कोई सीमा नहीं है। हाँ। उसको मजबूरी में किसी पड़ोसी देश के समुद्र का अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो एक मजबूरी थी, दो बड़े देशों के बीच में एक सैंडविच की तरह था वो। तो वहाँ की जनता भी सशंकित थी, तो लेकिन पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत जो है, आप अंदाजा लगाइए, 15 अगस्त 1947 में हमको आज़ादी मिली और 22 अक्टूबर को उसने पहला युद्ध कर दिया हमारे साथ, जो लगभग 1.5-2 महीने के बाद। अब आप उसमें की स्थिति का अंदाजा लगाएंगे तो 22 से लेके 26 तारीख तक राजा हरि सिंह की जो खुद की फौज थी, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स और जम्मू कश्मीर मिलिशिया, इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया है। मतलब बहुत लाखों की संख्या में मारकाट हुई है। उसके बाद 26 तारीख की शाम को जब राजा हरि सिंह जो वहाँ के जम्मू कश्मीर तत्कालिक राजा थे, उन्होंने फिर बिले पत्र पे साइन किए और 27 तारीख को हमारी जो पैदल सेना है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे थी और 27 अक्टूबर को ही हम लोग इन्फेंट्री डे के तौर पर भी मनाते हैं। सर, इसमें पाकिस्तान ने छल से ही किया था, क्योंकि सेना वहां पर पहुंची और उनसे पूछा गया कि सेना पहुंची है, तो उन्होंने डायरेक्ट डिनाई कर दिया। क्या आप पहलगाम की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जो ये कश्मीर 1947 बात करें, उसमें ये था कि जब वहाँ की पब्लिक 90%, मोर देन 90% मुस्लिम थे, तो उनको ये लगा कि मुस्लिम तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे तो हमको इतना ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग इतना प्रतिरोध करेंगे। वहाँ के लोकल जो लोग हैं, उनकी लोकल अपने, जैसे आपको नुब्रा घाट्स की मैं बात करूँ, आप कभी सर्च करिएगा, एक हमारे लड़का 17 साल का लड़का चिवांग रिंचिन, कभी सर्च करना आप। चिवांग रिंचिन 17 साल का लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसने पूरे 28 लड़कों को तैयार किया, लोकल जो लिब्रा अशोक नदी के आसपास के इलाके के जो लोग रहने वाले थे, एक प्लाटून तैयार किया। उसने अपने दम पे वहाँ पे उनसे पाकिस्तान की पूरी आर्मी को रोका और पहाड़ियाँ लिया। उसको उस समय जो है महावीर चक्र सम्मानित किया गया। उसके बाद आपको ताज्जुब होगा, वो लड़का आर्मी में भर्ती हुआ। आर्मी में भर्ती होने के बाद 62 की लड़ाई में भी उसने सेना मेडल लिया। उसके 65 लड़ाई में उसको मेंशन डिस्पैच मिला और 64 में उसे कमीशन लिया लद्दाख स्काउट में, और 84 में जाकर रिटायरमेंट हुआ। और 71 के वॉर के अंदर जो तुर्तुक क्षेत्र जिसको बोलते हैं गेटवे ऑफ सियाचिन, वो इलाका उसमें मेजर चिवांग रिंचिन ने अपने युद्ध करके उसने अपने भारत में मिला। 500 वर्ग मील का इलाका वो है तुर्तुक सेक्टर जिसको बोलते हैं, तो 47 में पाकिस्तान ने हमसे ले लिया था, वो हमने 71 में फिर हमने रिटेन किया उसको, और वो दोबारा उनको महावीर चक्र मिला। 6 लोग ऐसे भारत में हैं। एक बार तो आप वीरता दिखा लेते हैं, किसी परमवीर चक्र मिलेगा, किसको अशोक चक्र मिल गया, लेकिन 2 बार अगर लगातार आपको वो तो चारों ऑपरेशन में उनको मतलब वीरता सम्मानित किया गया। 71 की लड़ाई में फिर उनको वीर चक्र मिला, महावीर चक्र मिला है। ओके। अभी तक टोटल 6 लोगों को मिला है दोबारा महावीर चक्र एंड वॉर करके बोलते हैं उसको, जिनको 2 बार मिलता है। अरे सर, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स पावर के विषय में बताइए कुछ। की पावर अभी देखिए, जैसे हम लोग अगर देखें तो हम लोग देखिए इवन मिशन में भी हम लोगों ने सबके साथ मिलकर काम किया। पाकिस्तान आर्मी को भी देखा है, बाकी अमेरिकन आर्मी को भी देखा है। तो हिंदुस्तान की आर्मी की तो आप तुलना ही नहीं कर सकते किसी से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप हथियार कितना आधुनिक ले लीजिए, लेकिन लड़ता तो जो उसके पीछे बैठा व्यक्ति है, उसका विल पावर, जज्बा। हाँ, उसका विल पावर लड़ता है, हथियार नहीं लड़ता है। चाइना के पास बहुत अच्छे हथियार हैं, लेकिन आज की स्थिति में आप कहो तो मतलब तो हम लोग, जबकि उनकी आर्मी 21 लाख है, हमारे पास 14 लाख आर्मी है, लेकिन फिर भी हम बढ़त हासिल करते हैं उसमें। अमेरिका है, जापान, जो रशिया है, इनकी आर्मी है ठीक, उनका अपना इकोनॉमी भी अच्छी है, दूसरा उसके ऊपर खर्च भी अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे जो संसाधन है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसके हिसाब से हम लोगों की भी आर्मी 4थे नंबर की आर्मी है। जहाँ पे एयरफोर्स हो, चाहे आपकी नेवी में हमें कुछ थोड़ा अभी और अच्छा करना है, नेवी हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स और आर्मी हमारा बिल्कुल सबके बराबर। हम अमेरिका को भी उनसे बराबर में रख सकते हैं आप। ओके सर, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है और पाकिस्तान की जो सेना है, ऐसा नहीं लगता कि समानार्थी है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है? नहीं, देखिए, किसी देश को कमजोर करने के लिए 71 की लड़ाई के बाद आज की तारीख में कोई भी बड़ा देश डायरेक्टली युद्ध नहीं करना चाहता। वो चाहते हैं कि अपने जिनसे युद्ध करना है उनको अनस्टेबल रखे हम, वो अपने अंदरूनी जो है समस्याओं से उलझे रहें, ताकि हमको युद्ध नहीं करना पड़े और अब उनको वो विकास ना कर पाए, सोच नहीं पाए फिर आगे उसके लिए।
तो हर आदमी प्रयास करता है अपनी तरफ से, और ये उग्रवादी जो है सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इनको ऐसा थोड़ा सा बरगला करके और उनके आपके खिलाफ जो है थोड़ा सा उनको बता के तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर तुम वहाँ पे जो है मतलब सेकंड ग्रेड के नागरिक का तौर पे आप रह रहे हो, तो उनको भड़काना बड़ा मतलब आसान होता है। और वहाँ के ट्रांसफर हम आने के लिए है, जम्मू कश्मीर इलाके की बात करें, आपका वहाँ पे थोड़ा अशिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे अगर जहाँ पे आप शिक्षा अच्छी है तो वहाँ आदमी फिर अपने क्वेश्चन करता है कि हम क्यों कर रहे हैं आखिर। हम लोगों ने पिछले 50 सालों में नौकरी में हम जम्मू कश्मीर काफ़ी रही है। हम लोगों ने संवेदना शिविर चलाए, हमने हीलिंग हार्ट वाले ऑपरेशन भी चलाए। वहाँ के बच्चों को लेकर के हम लोग बेंगलोर दिल्ली घुमाते थे ताकि वो यहाँ के लोगों को देखें, पढ़ते हुए देखें, उनको यहाँ की लाइफस्टाइल देखें, तो वहाँ जाके बाकी और बच्चों को बताएं। तो प्रयास किया है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि मतलब हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मतलब आपके पावर का इस्तेमाल आप करके कोई चीज़ सुधार नहीं सकते। बंदूक जो ना कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है, आपको कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। दूसरा ये जरूर हम कभी, मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ कि हम लोग कभी भी पाकिस्तान की जो आम आबादी है उसको नाराज नहीं करना चाहते। कभी दो हम 3 चीज़ें हैं, मान लीजिए हमने बदला भी लेना है तो हम किससे लेना चाह रहे हैं बदला? हम उनकी फार्मी से लेना चाह रहे हैं, हम उनके वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनसे लेना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ के लोकल पब्लिक से लेना चाह रहे हैं। तो इन तीनों में, या फिर वहाँ जो उग्रवादी लोगों को जो पोषित कर रहे हैं, या फिर जो उग्रवादी संगठन है उनको हम उनसे बदला लेना चाह रहे हैं। इनको अब डिफाइन करना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में कोई भी मतलब नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी पाकिस्तान की आम जनता को कोई नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग थोड़ा दिन जो है गुस्से होते हैं, उसके बाद फिर क्रिकेट भी खेलते हैं, फिल्में बनाते हैं, गाना गाने भी जाते हैं, है ना? आप देखा होगा 47 से चला, इतने युद्ध हो चुके हैं, है ना? कारगिल युद्ध भी देखा हमने, लगातार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर क्योंकि हम जो है पब्लिक को नहीं नाराज करना चाहते कभी किसी कीमत में। सर पिछले वाले युद्ध भी आपने देखे और ये ऑपरेशन सिंदूर आप देख रहे हैं, आपको अप्रोच में तो इंडिया के थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा अप्रोच है। दूसरा इसमें हमने पूरे देश को ऐसा हमने एक साथ खड़े हुए कभी नहीं देखा। इस ऑपरेशन में हमने देखा, हमारे जो अपोजिशन के लीडर भी हैं उन्होंने भी एक सुर में सबने बोला है कि आप कोई भी कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। दूसरा यहाँ के सभी पूरे 140 करोड़ की जनता, कोई नहीं, यहाँ तो मैं जम्मू कश्मीर के, मैं मुस्लिम बाहुल इलाके की बात करता हूँ, वो बोल रहे हैं हमको आदेश दीजिए, हम जाके हम अटैक करते हैं, हम जाके लड़ेंगे पाकि। तो पूरी 140 करोड़ जनता हमारे देश की बिल्कुल हमारे सरकार और हमारी सेना के पीछे खड़ी है, और सेना ने तो डिलीवर किया है हमेशा। हमारे सेना विविध परिस्थितियों में, सीमित संसाधन में, ऐसे खराब मौसम में हमेशा उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मुझे क्या मिल रहा है। सबसे पहले उन्होंने अपना कर्तव्य समझा और हमेशा हमको जीत दिलाई है। अब ये अलग बात है कि हम कई मौके पे टेबल पे हारे हैं। टेबल पे जो है आदमी, देखिए लड़ाई के 2 उद्देश्य होते हैं, इमीडिएट एम होता है, एक अल्टीमेट एम होता है। इमीडिएट एम तो ये हो गया कि भाई चलो हमने उनको मार दिया, उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया, उनके सैनिकों को बंदे बना लिया, ये सब इमीडिएट मतलब तुरंत का उद्देश्य हो गया। बाद का उद्देश्य हो गया जो भी हम जब लड़ाई है जो है फिर टेबल पे जाते हैं, वहाँ हम निगोशिएशन चलता है फिर कि हमने जो जीता है या फिर हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको ले करके हम दबाव बनाते हैं कि तुम ये करो तो हम ये करेंगे। तो उस चीज़ में हम लोग थोड़ा सा काफ़ी पिछड़े हैं, चाहे वो कोई समझौते रहे हों, चाहे ताशकंद हो, शिमला हो, आपका आगरा समिट हो, सब में थोड़ा सा ये रहा है। तो इसमें इस बार थोड़ा देखिए अभी हम होगा आगे जब टेबल पे बात आएगी तो हम लोग अच्छे से स्थिति में होंगे निगोशिएशन करने के। सर क्या लगता है आपको, पीओके वापस लेने का वक्त आ गया है? वो जो पीओके वाला है, पीओके का देखिए, हम पीओके वापस, आप बंदूक की नोक पे मैंने सुझाव नहीं दूंगा कभी। आप वहाँ की पब्लिक को, हमने देखिए जब सिक्किम को मिलाया, एक गोली फायर नहीं हुई। जब 74 में सिक्किम हमारे पास हमने मिलाया और राजा जो वहाँ के नामग्याल थे उनको हमने अपदस्त करके अपने देश में मिलाया, केवल मतलब पीपुल्स रेफरेंडम पे, जनता की आवाज़ पर जनता ने फुल सपोर्ट किया कि हम जाना चाहते हैं। तो वहाँ के जो, जैसे वहाँ देख बल्तिस्तान का गिलगित का इलाका है पीओके के अंदर, आपका नीलम वैली है, उस इलाके के लोग जो है, लोगों को जो है ये होना चाहिए भारत में जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, तब लेना आसान है। यहाँ आके आप अगर ले भी लें उसके बाद फिर वही काम करें जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता नहीं कि अब जल्दबाजी में निर्णय लेना ये मैं कहूँगा लिया है तो ले सकते हैं। जैसे आतंकवाद है, अब आतंकवादी संगठन तो ये चाहते ही हैं। उन्होंने देखिए पहलगांव में ये घटना घटी जिससे आपने कश्मीर को, जो वहाँ का टूरिज्म बढ़ रहा था, वहाँ पे लोग एक तरीके से स्वावलंबी हो रहे थे, आपने 10 साल पीछे भेज दिया उनको। अब देखिए ये जो
हुआ टूरिज्म को तो मालूम, पहले 20-30 हज़ार 40 हज़ार से आदमी कभी नहीं जाता था। पिछली बार का रिकॉर्ड है कम से कम 2.25 करोड़ के हाँ, ऐसे ही नंबर। ऐसे टूरिज्म वहाँ पहुंचे। और विदेश में भी बहुत अच्छा, श्रीनगर तो एक मतलब स्वर्ग, धरती का स्वर्ग बताया हाँ। जाता है। आप कभी घूम के आए तो आप लगेगा कि यार ये कोई अच्छी जगह घूमने की है। आपको लोग जब आते थे यहाँ गर्मी महसूस करते थे तो उस इलाके में जाके अपना थोड़ा राहत महसूस करते थे। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि इस अप्रोच इस बार बहुत जल्दी, और विदिन 15 डेज हम लोगों ने रिटिलेट किया, और वो जरूरी भी था क्योंकि हौसले बढ़ जाते हैं। फिर आदमी देखिए ज्यादा दिन तक कोई अगर उग्रवादी गतिविधि ना हो तो उग्रवादियों को अपने भर्ती करना, अपना धन उगाही करना, अपनी पहचान बनाना और सरवाइव करना कठिन हो जाता है। उग्रवाद को पनपने के लिए देखिए दो चीजों की बहुत ही जरूरी, बहुत जरूरी चीजें होती हैं कि हम लोगों ने नागालैंड में भी देखा, हम लोगों ने ऑपरेशन विस्टार में ये भी देखा, हमने जो सिखों का भी हमने उग्रवादी संगठन जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो भी हमने देखा। तो दो चीजें चाहिए होती हैं उग्रवाद को पनपने के लिए और बनाए रखने के लिए। एक तो एक ऐसा मुद्दा हो जो कभी खत्म ना हो, कभी ना खत्म होने वाला मुद्दा हो। दूसरा, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी हो कि उनको छुपने में थोड़ी मदद मिले। पंजाब प्लेन है, वहां तो उग्रवाद चलेगा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा उग्रवाद, तो दूर से 500 मीटर से आदमी दिखाई देता है, लेकिन वहां तो जैसे ही हथियार डाला तो वो सब छुप जाएगा, आप कभी नहीं पकड़ सकते। जम्मू कश्मीर में तो ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है कि आप ऐसे हाथ पकड़ खड़े हो जाए तब भी गैप्स मिलेंगे, आप नीचे से आदमी निकल जाएगा। और दूसरा है कि सबसे जो अहम रोल होता है किसी भी उग्रवादी बाहुल और क्षेत्र में आपको ऑपरेट करने के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है सोर्स। अगर वहाँ के लोकल लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, सोर्स नहीं बनाएंगे, आपको खबर नहीं देगा, तो आप कोई ऑपरेशन को हम सफल नहीं बना सकते। वहाँ के लोकल लोग ही आपकी सपोर्ट करते हैं, वही आके बताते हैं कि फला जगह गांव में उग्रवादी आए, फिर हम लोग कई तरीके से उसको, और सबसे अहम ये होता है कि उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। एक सोर्स अगर आपने खत्म कर लिया या उनको उग्रवादियों को पता लग गया कि भाई ये सोर्स है और मार दिया, तो दोबारा कोई अब वो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए सबसे प्राथमिकता होती है कि सोर्स की हम सुरक्षा करें, उसको बनाए रखें। तो ये कभी हम लोग कोऑपरेट करते थे, हमको खुद सिविलियन आके बताते थे कि फला जगह आइए भाई, या वहाँ आईडी लगा वहाँ मत जाइएगा। तो जब बगैर लोकल सपोर्ट के और वहाँ के लोग उसमें से चुनते थे सोर्स कौन बन सकता है, सोर्स वो बनेगा जैसे जिसको उन्होंने प्रताड़ित किया हो, या उनके घर में घुस के किसी बहन बेटी का बलात्कार कर दिया हो, या फिर कोई रिटायर्ड आदमी हो पुलिस और फौज का, वो थोड़ा सा, या फिर लालची भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ मतलब उसके अंदर कोई ऐब हो पीने खाने वैसा कुछ। तो ऐसे कई तरीके से हम उसको सोर्स बनाते हैं, वही डिपेंड करता है कि मतलब उसके ग्रेविटी क्या है, किस लेवल का है वो। लेकिन बगैर उसके, चाहे नागालैंड का इलाका हो चाहे आपका जम्मू कश्मीर का हो, बगैर सोर्स के आप कामयाब नहीं हो सकते, खासकर उग्रवादी बहुल इलाके। लेकिन सर जैसे इन जगहों पे आपको एक सामुदायिक ध्रुवीकरण मिल जाता है कि जब दो समुदाय रहते हैं तो किसी एक समुदाय का बाहुल्य हो जाता है, या उस तरीके की चीजों पे उनका ज्यादा, एक तरीके से कह लीजिए कि कह रहे हैं आप जैसे नहीं कि वहां पे लोग छुपे हों तो पता चल जाए या बता दें लोकल्स, बट उसी दो समुदाय के बीच में अगर आपसी ठनी हो कि हाँ एक ने चाहता है कि वो चीजें रहें, एक चाहता है वो चीजें ना रहें, तो इस परिस्थितियों को कैसे टैकल किया जाता नहीं, इस परिस्थिति में मेन चीज है कि विकास। आप उस इलाके में अगर विकास करेंगे, मान लीजिए हमने एक ट्रेन चला दिया उस इलाके में, या फिर सुविधाएं जैसे आपने अभी टेलीफोन का है, आपने जम्मू कश्मीर एक हादसा हुआ वहां पे आपने ये बंद कर दिया, सुविधा बंद कर दी, तो लोग खुद ही कहने लग जाएंगे कि भाई इनकी उग्रवादियों की वजह से हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो जब तक आप सुविधा उनको नहीं देंगे, एजुकेशन अच्छी नहीं करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आप उसको मुख्य धारा में नहीं जोड़ सकते। भाई रोजगार सबको चाहिए, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, रोजगार तो सभी को चाहिए। और वहां तो इलाका ऐसा है कि आप कभी अगर जाएं, अगर ऊपर इलाके में दूर दूर तक आपको आदमी नजर नहीं आता। हम ये तो पोर्टर पोनी एक व्यवसाय का था, ये जो पैटर्न वाला बता रहे, घोड़े खच्चरों से अपना गुजारा कर रहे हैं लोग। हाँ, और कुछ बच्चे, हमने कभी किसी बच्चे को नहीं देखा वहां पर आगे जाए ऊपर चले जाए ले से ऊपर कोई चॉकलेट मांगते हुए, कोई देखा ही नहीं उसका। तो मतलब उनकी उससे सोच नहीं है। तो ये है कि हाँ, हर काम शांति से होगा, अब उसको जड़ तक जाना पड़ेगा। किसी भी समस्या की जड़ तक आप जब तक नहीं जाएंगे, आप अमेरिका में आप देखिए, आप कोई समुदाय नहीं, सबसे पहले उनका देश है, सबसे पहले देश है। उनके देश में जो सेना है वो कई देशों की सेना है, उसमें हिंदुस्तानी भी हैं, इंग्लैंड के भी लोग हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग जो शुरुआत हमारी हुई अभी भी जातीयता के आधार पर ही हम लोग रेजिमेंट भी बना के चल पाए, उसका लाभ भी हुआ है। उसको मतलब उस तरह तैयार करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन आज के परिवेश में थोड़ा उसको बदलने की जरूरत है। आपको दिल से और ऐसे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए कि, और खासकर
थोड़ा सा जो नेतृत्व प्रदान करना है, लोग जो कुछ कर सकते हैं इस स्थिति में, थोड़ा सा उनको संयम भी बरतना चाहिए, खासकर अपनी वाणी में ऐसा कुछ वक्तव्य बना दें जिससे विपरीत प्रभाव पड़े लोगों के ऊपर। जो हम कर रहे हैं वो भी हम ना, हर आदमी देखिए हिंदुस्तानी आदमी है वो सब देशभक्त है, कोई ऐसा बताने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा कि जब आप जैसे आप कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आपको बाकी मौकों पे तो जो जो संचालक है उसको बोलना पड़ता है कि भाई ताली बजाओ, लेकिन जब भी आपने देशभक्ति से रिलेटेड कोई प्रस्तुति देखी होगी तो स्वतः तालियां बजती हैं। आपने महसूस किया होगा क्योंकि वो आपके अंदर हिडन है, देशभक्ति बताने की जरूरत नहीं है, तो पूरे हॉल आपका गूंज जाएगा, इस तालियां बजती हैं। कोई भी मतलब देशभक्ति गाना हो, चाहे कोई रोल प्ले कर रहा हो उससे रिलेटेड। सर करंट में जो आप सिनेरियो देख लीजिए, देशभक्ति बताने की जरूरत नहीं, रात में लोग रात में कह रहे हो, लोग हमें बताओ। और फिर दूसरा देशभक्ति का देखिए, हम लोग यूपी वाले हैं, हम बहुत सुरक्षित हैं। जितने भी आक्रमण हुए हैं सब पश्चिम से हुए हैं। आप कभी जाएं तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम फिरोजपुर बॉर्डर पर हैं ओपनिंग ब्लिस्टर के अंदर, 2 घर बनाते हैं लोग, खेती भी करने जा रहे हैं, तो जैसे यहाँ हॉट टॉक्स होती है टीवी में, लोग फसल नहीं बोते हैं अपनी, क्योंकि पता नहीं हम काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे। ऐसे जो पूरा बॉर्डर है आपका जो बिल्कुल लगा हुआ, जहाँ उन्होंने पहला मतलब जो होगा एस्केलेशन होगा या पहला जो उनका इंट्रोडक्शन अंदर घुसेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा, तो फिर पहले तो उनको ही तकलीफ होगी, इसलिए वो लोग जो है मोर्चों में खाना पहुंचाते हैं फौज की, वो लोग ज्यादा मदद करते हैं। हम लोग तो बातें ही कर रहे हैं, ठीक है, अब मदद हम क्या कर पा रहे हैं? कारगिल युद्ध में हमने देखा है लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इवन जो है आपके जो लोग जो सोशल वर्कर हैं, जो आपके जो बेचारी जो अपने शरीर बेच के पैसा कमा रहे, उन लोगों ने भी डोनेट करके पैसा भेजा है। सर ऑपरेशन पवन श्रीलंका के विषय में कुछ बताइए कि किस प्रकार से हुआ था? ऑपरेशन पवन श्रीलंका में 87 टू 89, और वैसे बेसिकली ये 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का इसको मानते हैं। हम लोगों ने यहाँ से जाकर के श्रीलंका को अगर बेसिकली जाने तो वहाँ 2 कास्ट हैं, एक सिंगली है एक तमिल है। तमिल जो है इलाका पड़ता है जो आपका जाफना के नज़दीक के जो क्षेत्र हैं, आपके बाटिकलोबा डिस्ट्रिक्ट है, बगुनिया है, ट्रिकोमली है, और उसके अनुराधापुरम, ये डिस्ट्रिक्ट जो ना तमिल बाहुल हैं, तो वहाँ उनका कन्फ्लिक्ट था अपन सिंगलीस का और तमिलों का। शुरू में तो हम लोगों ने ट्रेन किया उनको, एलटीटी को यहाँ पे हम लोगों ने आश्रय भी दिया, हम लोगों ने मदद भी किया, लेकिन बाद में कुछ स्थितियाँ ऐसी बिगड़ी तो हम लोगों को इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत हमको वहाँ पे जाना पड़ा। और हमारा जो लैंड हम लोग गए थे, लैंड किया हम लोगों ने बवनिया एयरपोर्ट पे 12 अक्टूबर 1987 में। तो हम लोग बवनिया एयरपोर्ट पे गए, तो वहाँ पर हमको अचानक टास्क मिला कि यहाँ नहीं, आप जाफना जाइए। तो वहाँ बवनिया से सीधे हम लोग पलाली एयरपोर्ट पे उतरे, और पलारी एयरपोर्ट पर उतरते ही फिर हमको टास्क दिया गया जो वहाँ का सबसे मतलब अफेक्टेड उग्रवादी अफेक्टेड इलाका था, इसको बोलते हैं जाफना का मध्य क्षेत्र, ओरमपुराय चौराहा जिसको बोलते हैं, ओरमपुराय सर्कल। वो हमने रात को वहाँ पे जाके उसको क्लियर किया। उसमें हमारे 4 कैजुअल्टी मेरे साथ हुए। एक तो हमारे सतपाल चेचर साहब थे, वहाँ कैजुअल्टी हो गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहीं नज़दीक एक जगह है, एक बनाना गार्डन था, उसमें हमने सब डिफेंस लिया। डिफेंस लेने के बाद हमने, ये 13-14 अक्टूबर की बात है 87 की, एग्जैक्ट मुझे रिकॉल नहीं हो रहा डेट, लेकिन शायद 13-14 की बात होगी 87 की। तो हमने डिफेंस लिया, तो वहाँ आगे सामने से जो है फायर आ रहा था एलटीटी का। उन्होंने क्या किया, ऐसे नए तरीके उन्होंने ईजाद किए कि टेप रिकॉर्डर में भर के जो है उन्होंने गोलियों की आवाज़ भर के लगा रखे सब नारियल के पेड़ों पे, तो ऐसे आवाज़ आ रही है उनमें गोली फायर थोड़ी देर में। तो फिर हमारे फौज यहाँ से अपने फायर कर रही है लाइव गोलियाँ, तो उसमें ज़्यादातर कई जगह ऐसी स्थितियाँ बनी कि एमुनिशन खत्म हो गया लोगों का। और बाद में फिर उन्होंने उनको, हमारी 13 सेखलाई का है, वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट 29 लोग मारे गए थे उसमें। 10 बरा के हमारे 17 लोगों ने मेडिकल जो कॉलेज था उसके अंदर सिलेंडर करके अंदर घुसे, 2 लोग उसके खत्म हुए। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि सामने जब फायर आ रहा, तो हमारा कंपनी कमांडर उसमें मेजर के सुमैया साहब थे, तो उन्होंने बोला कि यार इस फायर आ रहा है, इसको मोटर से हम लोग बर्बाद करते हैं इसको। तो मोटर से उन्होंने जो है बर्बाद करने के लिए फायर डलवाया। तो पता नहीं स्थिति क्या बनी कि वो मोटर अपने ऊपर ही फायर हुआ, वो या हो सकता है दुश्मन को सुमैया साहब वहीं खत्म हुए। और सुमैया खत्म, उनका जो ऑपरेटर जो है ऐसे पीठ से पीठ लगा के, बारिश हो रही ऊपर नीचे जब बैठे तो पीठ से पीठ लगा के बैठे, तो दोनों ही वहाँ ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। मैं एलएमजी पे था उसमें, तो हम लोग थोड़ी देर में फायर कर रहे थे। तो एक लड़का था, नया लड़का, बिल्कुल 20-21 साल रही होगी उम्र उसके, भवानी दत्त करके, उत्तराखंड का। तो
मैंने बोला कहाँ खड़ा हो गया, कैसे खड़ा कैसे हुआ? बोला साहब थोड़ा सा पीठ सीधी कर लेता हूँ, पीठ सीधी कर लेता हूँ। तो उसको देखा जैसे पीठ सीधी करने खड़ा हो, जो लेटे थे जो बैठे थे उनमें इतना ज़्यादा जिनके ऊपर गिरा वो तो खत्म हो ही गए, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ा इतना। लेकिन वो भवानी दत्त के पेट में जो ना वो लगा उस पे, तो उसका पूरा बाहर आ गया सब पेट। फिर हम लोगों ने उसको फिर अंदर लीवर को अंदर किया, फिर एक हमारा लड़का था मोहन राजपूत, वो लंका में ख़त्म हुआ, उसने भी उसको सिला भी, उन्होंने कोशिश किया, सुबह तक जिंदा रहा, लेकिन सवेरे फिर वो चला गया। जब उसको उम्मीद लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे मेडिकल एड नहीं मिल पाएगा, तो फिर वो नहीं रहा। तो वहाँ 4 लोग हमारे शहीद हुए, आरवी सामंत है, मेजर सोमैया है, पुष्कर सिंह है और अपना ही भवानी दत्त। 4 लड़के उस जगह हमारे होंगे, उसी स्पॉट पे खत्म हुए। उसमें क्या होता है, लंका में ऑपरेट करने का तरीका होता था, पहले टैंक आगे जाएगा, तो टैंक के साथ टैंक पहले गोला मारेगा, उस मकान को ध्वस्त करेगा, उसके बाद फिर हम लोग चलते थे। फिर हम लोग फायर करके घुसते, तो ऐसे जो इलाका वो कैप्चर कर लेते थे उसके ऊपर वहाँ हम लोग डिफेंस ले लेते थे। तो ये लगभग जो है 1.5 महीने ऑपरेशन चला, और उसके बाद फिर शांति हुआ, फिर लोग दोबारा जो है रीइंफोर्स भी आ गई, फिर हम लोग स्टेब्लिश हो गए। लेकिन पूरा जो हम लोगों ने ऑपरेशन पवन खत्म किया, वो हमने खत्म किया 89 में। अमूमन होता है जहाँ डिस्टर्ब हो जाता है इलाका, जहाँ यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाए, चाहे वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाए अपने तरीके से, वहाँ का लास्ट में ही होता है कि वहाँ शांति बहाल करना, शांति बहाल करने के बाद वहाँ पे चुनाव कराना, चुनाव करा करके वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको सत्ता सौंप करके फिर हम लोग वापस आते हैं। तो हमने यही किया। उसके बाद 2-3 इंसिडेंट आपको बताते हैं कि हम वहाँ पे 6 लड़के हमारे साथ के खत्म हुए, 4 तो उसी दिन हुए थे, उसमें से 4 लोग और बाद में हम लोग जब उग्रवादी संघ उनको उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जब हम लोग ऑपरेट करते थे, तो उन्होंने वहाँ पे उनको ख़त्म किया। ये कैट्स इलाका पड़ता है जहाँ पे श्रीलंका कई टापुओं में बटा है, आइलैंड्स बोलते हैं उसको, कई अलग-अलग छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, तो उन आइलैंड्स में भी लोग छुपे हुए, जैसे कैट्स एक जगह थी, हम लोग वेलनाई से ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे गए, तो स्टीम वाला जो नाव होती है उसमें से हम लोग जाते थे और पार करके ऑपरेट करके फिर हम लोग आते थे। तो वहाँ गाड़ियाँ भी हम गाड़ी पे जो जोंगा होते थे छोटी गाड़ियाँ, तो वो भी नाव पे रख के पार करा के ले जाते थे। तो उसको वहाँ करके, तो वैसी स्थितियाँ थी कि मतलब उग्रवादी इतनी कट्टर वो होते थे, आपको किसी भी कीमत में जो है आपको बख्शेंगे नहीं, उनको मौका मिल गया। तो वहाँ हम लोग गए, हमने 2 उग्रवादियों को पकड़ा, तो यहाँ हम ड्राइवर के पास हम लोग 2 लोग छोड़ के गए थे। तो देखा था अचानक जो है वो उन्होंने सो गए वो। अब जैसे उन्होंने देखा कि उग्रवादी आ गए, तो उन्होंने हमारे ऊपर ही फायर कर दिया। आप ताज्जुब मानेंगे कि वो उनकी रस्सियाँ कट गई उग्रवादियों की, जो रस्सी बांध रखे थे, लेकिन लगी नहीं किसी के, हम लोग बच गए। तो बहरहाल ऐसे कई स्थिति ऐसे आई। एक हमारे गिल साहब थे, कंपनी कमांडर हमारे से, बहुत अच्छा नाम था, बाद लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए। तो उन्होंने 14 दिन की छुट्टी लिया, छुट्टी लेने के बाद बोला मैं काफ़ी दिन से नहीं जा पा रहे थे, तो घर गए, घर जाते अचानक दूसरे किसी कंपनी कमांडर को चार्ज दिया, शायद गिरी साहब थे, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं हो रहा। तो उसमें इसके दौरान में 2 लोग हमारे खत्म हो गए। एक उग्रवादी गतिविधि हुई, कहीं जा रहे थे तो उन्होंने 2 लोगों को मार दिया। उसमें अपने जगमाल साहब और अपने लालचंद करके 2 लड़के। उसके बाद उन्होंने छुट्टी कैंसिल किया, छुट्टी कैंसिल करके आए दोबारा। उन्होंने वही जहाँ पे पहले तो यहाँ पे डेड बॉडी आने की सुविधा नहीं थी, हम लोग वहीं जलाते थे लोकल रिसोर्सेज से, जो भी आपको तेल, मिट्टी तेल या फिर जो घी वगैरह, जो लकड़ियाँ वगैरह कोई बिल्डिंग की मिल गई, उसी से हमने खुद अपने हाथों से वहाँ जलाया। तो वो राख जहाँ जलाया गया था दोनों को, तो वहाँ बैठे काफ़ी देर तो वो सोचते रहे, और सोचने के बाद फिर उन्होंने कसम खाई, वो मिट्टी लेकर के, राख लेकर के, जब तक इनको मारूंगा नहीं तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। आप ताज्जुब मानेंगे, वो सरदार था, सरदार ने अपने पूरे बाल उठा दिए कि बाल नहीं रखूंगा जब तक मार नहीं लूंगा। और विदिन 1 मंथ जो है उनको तो मारा ही मारा, पूरा इलाका उसने उग्रवादियों से खाली कर दिया। उसके बाद वहाँ से चैन उसने लिया, और उसके देखे देखी पूरी कंपनी जो हमारी थी सब गोटा कराए घूम रही थी, सब बाल मुरादी, और सभी लोगों ने, मतलब एक यूनिटी थी, मतलब हमारा कंपनी कमांडर जब इतना कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो कई इंसिडेंट लंका में थे, और कम संसाधन भी उसमें इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे फौज ने अच्छे से काबू पाया। दुश्मन के इलाके में हम लड़ रहे थे पहली बार, विदेश, हम तो अभी यहाँ पे अपने इलाके में लड़ रहे हैं, लेकिन वो हम समुद्र पार करके दुश्मन की भूमि में जाके हम लोग लड़ रहे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि वहाँ हमने आज तक कोई इलाका वो देखा नहीं, वो कैसे हम रहते हैं, वो ट्रैक कैसे हैं, और क्या कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आपको मिल रही। तो काफ़ी कठिन लड़ाई थी, लेकिन ये जरूर रहा कि वहाँ जो हमने सीखा है उसका लाभ हमको फिर बाकी ऑपरेशन में मिला है। तो मैं ये सुन रहा हूँ ना, तो मेरे आंखों के सामने एक, मतलब मैं तो निशब्द हो रहा हूँ कि
आपने उस चीजों को सामने से आप ताज्जुब मानेंगे कि मतलब एक मिस्टीन सुना है आपने? मिस्टीन का एक ऐसा होता है कि एल्युमिनियम होता है, दोनों उसमें जुड़ जाते हैं खाने के लिए, मतलब उसी में खाना पका भी लो, उसमें खाना खा भी लो। तो मिस्टीन पीठ में रहता है, उसी में खाना रहता है पैक। आप ताज्जुब माने मिस्टीन से गोली निकल गई पीछे झोले से। हाँ, लेकिन हाँ, वो कुछ नहीं, मतलब इतना नहीं डर लगता उस समय, उसमें लगता है कि भाई करना है काम, जो साथ में लोग हैं उनको साथ। सर ये जो पिट्ठू बैग होता है इसमें हम क्या क्या लेके चलते हैं सर? इसमें देखिए 2 तरीके के पिट्ठू होते हैं, एक तो हाइवरसेक होता है, एक पैक 08 होता है। हाइवरसेक में तो जल्दी का सामान होता है, इसमें थोड़ा पैक लंच हो सकता है, आपका अम्युनिशन हो सकता है और वाटर बॉटल पीठ बंदी होती है, थोड़ा-सा आपका सेविंग और ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी पैक 08 में फिर आपसे लंबे उसके लिए जा रहे हैं तो उसमें काफ़ी आइटम आप ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर सामान आपका पीछे से आता है, फिर आपका किट बैग होता है, उसमें अलग सामान होता है। लेकिन आप ताज्जुब मानिए लंका में हम लोग 2.5 महीने तक तो हम खाली वो हैवरसैक से ही रहे हैं, जो पीछे पिट्ठू रहा है। कुकौथ भी हमारा 2.5 महीने बाद आया हमारे पास। सर ये कितना वेट होता है उसका अप्रोक्सीमेटली? वेट उसमें ज़्यादा वेट नहीं होता है, उसमें हमने डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया गया सामान। जैसे आपको एमएमजी है, आप जैसे एलएमजी की भी कुछ मैगज़ीन दे दिया, जिसके बाद एलएमजी की मैगज़ीन दे दिया, तो उसके पास वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलो वेट होगा उस समय। लेकिन पैक 08 तो पूरा बैटल वेट होता है, आप 21 केजी वेट होता है उसका, 21 के बैटल वेट बोलते हैं उसको, वो पूरा 21 किलो होगा। लेकिन ये छोटा वाला ये 20 स्केल इसको बोलते हैं, तो इसमें जो है थोड़ा कम सामान रहता है। हाँ, इसको लगा करके आप थोड़ा जल्दी कार्रवाई और मतलब जो क्विक रिएक्शन आपका हो सकता है, इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर आप 5 पैरा एसएफ से रहे हैं, जी, जी। ये किस प्रकार से अलग होती है अन्य से, कुछ इस विषय में बताइए। देखिए हमारी ये बटालियन का, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 15 बटालियन, पहले स्पेशल फोर्स अलग था, एयरबोर्न फोर्स अलग थी। तो अभी पिछले 22 से जो है पूरी हमारी यूनिटें जो है स्पेशल फोर्स बन गई। स्पेशल फोर्स इनका मतलब होता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस करके उनकी किसी जो है खास अहमियत वाली जगह को बर्बाद करना, या फिर उनके रास्ते को कट करना, या फिर किसी ब्रिज को उड़ा देना, उनके अम्युनिशन डैम को बर्बाद कर देना। टैंक जहाँ खड़े होते हैं और रात में विश्राम के लिए हल डाउन करके, उनको टैंक हार्बर बोलते हैं, और जाके टैंक को उस हार्बर को बर्बाद कर देना। तो किसी ब्रिज को उड़ा देना, किसी रेलवे पटरी को उड़ा देना ताकि उनकी सप्लाई नहीं पहुंच पाए, ये काम मतलब हमारे स्पेशल फोर्सेस का होता है। दूसरा किसी जो है कमांडर को कैप्चर करना, ये सब मतलब उनसे स्पेशल टास्क है। हम दुश्मन के अंदर घुस के भी हम कार्रवाई करें, हमने रोक दिया वहां जाकर के, तब तक हमारी फौज आ रही है, तो हमने वहां जाकर के मतलब वहां 72 घंटे के लिए हम लोग सेल्फ कंटेन अपने जो संसाधन आपके पास उसके ऊपर निर्भर रह के भी हम लोग वहां पर रहते हैं। तो कठिन काम है और चुने हुए लड़के ही जाते हैं। काफी लोग जो ट्रेंड लड़के होते हैं दूसरी यूनिटों में, जो जैसे मैंने इन्फेंट्री गिनाई थी अभी आपको, उनमें से ही लड़के वॉलंटियर आते हैं हमारे पास। सर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है? स्पेसिफिक टाइम में देखिए स्पेशल फिजिकल तो होता ही होता मस्ट है, लेकिन मेन होता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ। आप विपरीत परिस्थितियों में अपना दिमाग शांत करके अपने टास्क को कैसे पूरा करते हैं, वो मैटर करता है। आप खूब फिजिकल फिट हैं, लेकिन आप जो है मेंटली स्ट्रांग नहीं, आपने तुरंत जो है सोच समझ के एक्शन नहीं किया, तो आपको नुकसान भी आपको हो सकता है। सर जैसे आप इतने सारे ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें एक समय तो आता होगा अंदर से लगता होगा कि अब शायद चीजें थोड़ी वर्स हो रही हैं, या नहीं? देखिए ऐसा होता है, हम लोग तो उस तरह से नहीं सोचते। बस होंगे तभी तो आपको याद किया जा रहा है भाई। बस आपको नॉर्मल अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको क्यों याद करेंगे? तो आप जब वर्स्ट कंडीशन, हमारा काम है उनको फिर दोबारा उसी स्थिति में लाना, और मेन काम हमारा ये काम नहीं होता, बाकी काम तो वहाँ के लोकल लोग करेंगे, जो आगे सत्ता सरकार वो करेगी। हमारा काम है जब हमको याद किया जाए, जिस काम की याद किया जाए वो काम करें। सर लड़ते समय ये भी तो लगता होगा कि शायद अभी नहीं, वो लगता है कि भाई देखिए उसमें हमें तो कोई फील नहीं होता ऐसा। हमें तो कई बार, मेरे पास 3-4 बार मौका मिला है मतलब मौत के बहुत नजदीक आने का, तो लेकिन उसमें तो लगता है कि हाँ कुछ करने का मौका मिला हो शुरू से। और लड़के वो उसमें किसी के भी दिमाग में ये नहीं आता कि मतलब मैं जान चली जाएगी क्या हुआ, कुछ नहीं। देश के लिए है, अपने आप वो सौभाग्यशाली समझता है जो अपना देश के काम को ही आ जाता है। और दूसरा ये भी है कि ये लगता है कि पूरा देश पीछे खड़ा है, ये नहीं लगता है वहाँ अकेले यहाँ पे। ऐसा नहीं, ये चिंता क्या होगी आपको? चिंता ये होगी मेरे बाद मेरे परिवार क्या होगा, ये तो चिंता है। करेक्ट। लेकिन आपको लगता है आपसे ज्यादा अच्छी देख रेख वो लोग करेंगे, ये दिमाग में सोच रहती है, तो आदमी निश्चिंत होकर के, और फिर कुछ देने के लिए फौज थोड़ी है। फौज तो मतलब फौज लेने के लिए अपना कर्तव्य करते हैं, बाकी वो तो गवर्नमेंट का काम है आपकी देख रेख करना।
आपके पीछे जो लोग हैं वो देश देख रहे के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक चाह होती है, वही आपको उस समय हैं। बिल्कुल विल पावर देती है, वही आपको उस समय नहीं, सभी लोगों के अंदर है। जरूरी नहीं कि मेरा व्यक्तिगत नहीं, सभी जितने फौजी हैं उनको सबको किसी को भी टास्क मिलेगा वो करेगा जरूर पूरा। उसको चैन नहीं आएगा जब तक कर नहीं लेगा। सर, नागालैंड में एक ऑपरेशन ऑर्कुट हुआ था, जी ऑर्किड ऑर्किड्स, जी जी ऑर्किड के विषय में सर कुछ 89 में ऑपरेशन शुरू हुआ नागालैंड के अंदर। जो भी उग्रवादी गतिविधियां हैं इसको रोकने के लिए 1989 में इसको शुरू किया था। हमको मौका मिला वहाँ पे 93 जनवरी में जाने का। 93 जनवरी के जाने का मौका मिला। वहाँ की जो परिस्थितियां बहुत अलग हैं। आपको ये देखा होगा नागालैंड का जो इलाका नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैं इलाके की बात करूँ, ये आपका बिल्कुल बाकी देश से कटा हुआ है। बाकी देश से जो आपका, अगर मैं पीछे ले जाऊं तो जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी यहाँ पे हुए हैं उनके बारे में उनको बहुत कम जानकारी। आप अगर जाएं वहां से तो एक इलाका पड़ता है जहाँ का वैसे अब बिड्थ और लेंथ वो देखें ना, लंबाई चौड़ाई भारत की, तो 3200 बाई 2900 किलोमीटर ऐसे है। ओके, है ना, ऐसे ऐसे आप चलें और लंबाई, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी चौड़ाई सिर्फ 32 किलोमीटर रह जाती है भारत की। उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं और या फिर चिकन नेक भी बोलते हैं उसको। ओके, जो बंगाल से जब निकलेंगे और नॉर्थ ईस्ट में घुसने से पहले वो इलाका आता है। आप पतला सा रोड बिल्कुल आपका वो भारत पतला हो जाता है वहाँ पे। तो वो उसके आगे जो इलाका फिर वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। तो वो आपका लाइफ लाइन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वहीं से होके सब चीजें होनी होती हैं। तो वहाँ पे लोगों की थोड़ा सा शकल भी आप लोगों से अलग है, उनके रहन सहन अलग है। तो वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, हमको थोड़ा सा, जब पहली पहली बार गए तो वहाँ लोगों ने ये बोला इंडिया से आया है क्या, इंडिया से आया था आप लोग। तो वो थोड़ा सा अपने आप खुद को अलग मानते हैं। तो वहाँ उग्रवादी गतिविधियों को शांत करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन ऑर्किड लॉन्च किया। और 93 में हम लोग उसके लिए जो है कि स्कूल वहाँ बनाया है कि जंगलों में कैसे आपने कार्रवाई करनी, जंगल में कैसे रहना है, उसके बारे में एक स्कूल है, वारंटे जगह है सियाचिन, सॉरी सिलचर से जब आप जाएंगे आइजोल रोड पे तो एक वारंटे जगह पड़ती है, वहाँ पे स्कूल है सियाचिन, इसको काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल। तो वहाँ पे पहले जो यूनिट वहाँ इंडक्ट करेगी उस इलाके में ऑपरेट करने के लिए, उसको पहले वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है जंगल के बारे में। जंगल में कैसे सरवाइव करना है, जंगल में कौन सी चीज़ खाने वाली है, कौन सी चीज़ अवॉइड करने वाली है, आपको विदाउट किसी सामान के आप जंगल में कैसे सरवाइव कर सकते हो, पानी कैसे बनाना है, वो सब चीज़ें वहाँ पे सिखलाई दी जाती है। उसके बाद फिर वो तो मैंने पलटन के साथ किया ही किया है। उसके बाद फिर मैंने स्पेशल कोर्स भी CIGN का किया है, जंगल वॉरफेयर का कोर्स किया है। तो हम लोग 2 मौके ऐसे आए हैं जिसमें हम लोगों को 1-to-1 ऑपरेट करने का मौका मिला। भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की ऐसी हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जाकर के इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप, इतना आपका मतलब बिल्कुल निचोड़ लिया होता है कि आप आगे जाकर के अगर 2 पत्थर भी मारे तब भी आप जो है उसको उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने 72 घंटे का ऑपरेशन में 2 जगह जो है ऑपरेट करके, और फिर डिपेंड वहाँ, फिर मैं बताता हूँ आपको, कहीं भी उग्रवादी आप गतिविधि में आप जा रहे हैं बगैर सोर्स के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप गाइड आप करके ले जाएगा तो वहीं तक वो बताएगा। एक जगह तो ऐसी स्थिति आई, गाइड बता रहा है कि साहब इधर संतरी बैठा है, वो हम लोग ने साला झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहा है, तो हमारे क्योंकि 72 घंटे से पैदल चल रहे हैं, इधर ले जा रहा है कि उधर ले जा रहा है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा। और उसने फिर बोला जब फायर हुआ वहां से तब जो है पता लगा कि हाँ यहाँ पे बैठे लोग। फिर हम लोगों ने जो है उसके पीछे भागे, उनको पकड़ा, फिर उनको इंट्रोगेट किया, फिर उन्होंने जो खबर दी उसके ऊपर फिर आगे बढ़े। तो ऐसे करके ऑन द स्पॉट आपने कर लिया उसको इंट्रोगेशन, अगर करके इंट्रोगेशन करके कुछ खबर हासिल कर ली तो कर ली। अगर आपने टाइम दे दिया 2-3 घंटे का तो फिर वो जो भी जानकारी उसके पास होगी उससे संबंधित फिर वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जाओगे वहाँ जरूर, वहाँ जाके ये बोलेंगे भाई कुछ देर पहले यहाँ पे थे लोग, ये अभी चले गए। अच्छा, तो उनकी एक उसके बाद उतनी एक बड़ा मतलब बड़ा स्किल्ड होते हैं लोग, उसके पास उस आदमी के पास उतनी जानकारी होगी जितनी उसको जरूरत है। एक्स्ट्रा जानकारी होगी नहीं, आप पीट पीट के उसका बुरा हाल कर दें, कुछ नहीं बता पाएगा वो। जितना उसे काम करना है उतनी जानकारी, अगर उसको ये होगा कि भाई वो नीली कमीज वाले को जाके एक पिस्तौल देनी है, तो उसको इतना ही पता होगा नीली कमीज वाले को हमने एक पिस्तौल देनी है, और आप खुद उसको पीटिए, वो कुछ नहीं बताता। सर ये लोग स्पेशल डेवलप किए जाते हैं कि मतलब लोगों से लेकर के वहां से उनकी हालात को देखते हुए लोगों को आपको भड़का करके, मैंने एक बार बताया ना मुद्दा होना चाहिए। हाँ, जैसे मुद्दा, जैसे अब जम्मू कश्मीर का मुद्दा, वो लोग आजाद कश्मीर का वो चाह रहे हैं, हम कभी नहीं कर सकते। हाँ, वो मुद्दा ऐसा लॉन्ग ना टर्म खत्म होने वाला खत्म वाला मुद्दा, तो वो तो जीने के लिए चाहिए वो, और थोड़ा सा संवेदनशील भी हो।
लोगों के लोकल लोगों के लिए थोड़ा सा लगे कि हमारे बारे में सही सोचना है। सर सेना मेडल गैलेंट्री शौर्य चक्र इंसिडेंट उसके विषय में आप देखिए टीम एफर्ट था ये। मैं थोड़ा सा आपको इसके विषय में थोड़ा सा डीपली बताता हूँ। हाँ। फौज में जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ना, वो दो तरह से दिए जाते हैं। एक विशिष्टता के लिए दिया जाता है, एक आपको गैलेंट्री वीरता के लिए। वीरता की भी 2 श्रेणियां होती हैं और विशिष्टता की भी 2 श्रेणियां होती हैं। आपने बड़े बड़े जनरलों के देखा होगा लगे हुए, एवीएसएम, पीवीएसएम, बीएसएम, है ना, सुना होगा। विशिष्टता और वीरता, और वीरता भी 2 प्रकार की होती हैं। वीरता एक शांति काल के दौरान की गई और एक वीरता होती है युद्ध काल के दौरान। युद्ध काल के दौरान जो वीरता दिखाई जाती है उसमें मिलता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल। ठीक है। उसके बाद शांति काल के अंदर जो कि सिविलियंस को भी दिया जा सकता है। शांति काल के अंदर वीरता दिखाने में जो पुरस्कार मिलता है वो पुलिस को भी दे सकते हैं आप, सीआरपीएफ, बीएसएफ को भी दे सकते हैं, इवन सिविलियंस को भी दे सकते हैं। वो होता है आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना मेडल। ओके। आपके हरमोहन सिंह जी को शौर्य चक्र मिला 84 में, सुना हो आपने शायद। जी जी। एक आपकी नीरजा भनोट थी एयर होस्टेस, को मिला अशोक चक्र। एक हमारे कन्नौज जनपद की कमलेश कुमारी संसद भवन में जो शहीद हुई थी, पहली गोली फायर किया था जिसने, उसको अशोक चक्र मिला है। तो ये वीरता 2 प्रकार का हो गया, शांति काल, युद्ध काल। ठीक है। और इसी तरह विशिष्टता भी 2 प्रकार की, शांति काल, युद्ध काल में। शांति काल के अंदर विशिष्टता दिखाने में आपको मिलेगा विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल। लड़ाई के दौरान अगर आप ये आपको विशिष्टता दिखाते हैं, आपके कमांड के अंदर किसी टुकड़े ने अच्छा काम किया है, तो वो होता है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल। ओके। ये सर्वोत्तम सेना मेडल, सेवा मेडल आज तक केवल 3 लोगों को ही मिला है। आपको पहचान के लिए बताऊं, अगर आपको कहीं देखना हो, पहचानना हो, तो जैसे ये लगा आपका ये जो फर्स्ट में ये लाल में लाल पूरा है, ये नीली पट्टी, ये सफेद पट्टी है जी, ये सेना मेडल है। ओके। अगर यहाँ पर पूरा बैंगनी है तो वो परमवीर चक्र है। ओके। आधा पट्टी जो है वो गुलाबी है, ऑरेंज है और व्हाइट है, तो वो महावीर चक्र है। बैंगनी और ऑरेंज है वो वीर चक्र है। ये पैर पता लग जाएगा। और विशिष्टता वाले जो होते हैं वो अगर पीली पट्टी के ऊपर नीली लाइन है, नीली लाइन है, 1 लाइन है तो परम विशिष्ट, 2 लाइन तो अति विशिष्ट, 3 लाइन तो विशिष्ट, ऐसी पहचान है ये। अच्छा। और इसी तरह आप विशिष्टता के लिए जो युद्ध काल में दिया जाता है, पीली पट्टी पे लाल धारी है, तो आप अगर 1 धारी है तो आपका वो सर्वोत्तम हो गया, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। 2 है तो उत्तम युद्ध सेवा मेडल, जैसे अपने जेपी रावत साहब के पास थे, सर्वोत्तम, उनका उत्तम युद्ध सेवा मेडल था और वाईएसएम भी था। इसी तरह अशोक चक्र वाला जो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र है, हरी पूरी पट्टी होगी, उसमें अगर 1 लाइन है सफेद तो वो अशोक चक्र है, 2 लाइन है तो कीर्ति चक्र, 3 लाइन है तो शौर्य चक्र है। ये पहचान है उसकी। ये तरीका। तो चौथा जो गैलेंट्री अवार्ड है लड़ाई के दौरान, वो होता है सेना पदक। तो हमको ऑपरेशन विजय के दौरान, हम लोग एक्चुअली ऑपरेशन मेघदूत में थे, ऑपरेशन मेघदूत में थे, 97 में गए, तो 98 से 99 तक हमारा टेन्योर था सियाचिन में। बाकी जो ग्लेशियर को हम 3 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ग्लेशियर। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्लेशियर। तो हम थर्ड ग्लेशियर, साउथ ग्लेशियर में थे। तो हमारा टेन्योर था 1 जुलाई 98 से लेकर के 30 जून 99 तक। ये वहाँ ग्लेशियर का टेन्योर था। 2 बार वहाँ जाना पड़ता है, बाकी सब में एक ही बार ही जाते हैं, फर्स्ट सेकंड में। लेकिन थर्ड ग्लेशियर में 2 टेन्योर होते हैं, आप 3 महीने काट के फिर छुट्टी जाइए, फिर दोबारा फिर आप चढ़ सकते हो। तो हम दोबारा टेन्योर में जब गए तो वहाँ पे ये ओपी विजय का ये शुरुआत हो गई। तो हमारे सीईओ को ऑप्शन मिला कि आप चाहें तो यहाँ एक्सटेंड कर लीजिए अपने यूनिट के टेन्योर को, आप आगे बढ़ा लीजिए 2 महीने, यहाँ 2 महीने आप सितंबर तक रह लीजिए, जब जून तक तो था ही हमारा, और या फिर आप अभी डाउन होकर के ओपी विजय में जाइए, ऑपरेशन विजय में जाइए, जो यूनिट नहीं आ रही है वो आपका चार्ज देगी। तो हमारे सीईओ ने सोचा कि भाई अभी तो यहाँ का काम तो खत्म हो गया, तो वहीं चला जाए। तो ये ऑपरेशन मेघदूत से हम लोग वहाँ चले, सीधे वहाँ से सीधे हेलीकॉप्टर से हम लोग लैंड किए बटालिक सेक्टर। सर ऑपरेशन मेघदूत में किस तरह के चैलेंजेस आए थे, क्योंकि ऑक्सीजन धुंध? ऑपरेशन मेघदूत देखिए हमने 84 में स्टार्ट किया था। 84 में हमने वहाँ परमानेंटली रहना शुरू किया। पहले क्या होता था,
LRP जाती थी श्रीनगर से, लॉन्ग रैकी पेट्रोल जिसको बोलते थे, यहीं से लोगों को उस इलाके भेज करके थोड़ा डोमिनेशन दिखाने के लिए। लेकिन 84 में क्या हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा गहराई में जाऊं तो 84 में पाकिस्तान ने वहाँ सियाचिन के में एक्सपीडिशन के लिए जो जाते थे उनको वीजा देना शुरू कर दिया। वीजा देना मतलब अपना दिखाने के लिए। जब इनको पता चला कि अगर ऐसे चलेंगे तो ये लोग कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि हम परमानेंट रहें इधर। तो परमानेंट रहने के लिए बाकी तो नॉर्मल जगह तो है नहीं, तो वहाँ रहने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, वहाँ क्लोथिंग चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो ठंडा इलाका है वो उस देश से जहाँ पे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसी क्लोथिंग का, तो वहाँ से बनवाते हैं हम। तो नॉर्वे को चुना गया। नॉर्वे जो है ठंडा इलाका, वो ऐसी क्लोथिंग जैसे पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, बर्फ की पहाड़ी पे तो क्रोम्पान चाहिए, आइसेक्स चाहिए, बूट चाहिए, है ना, वो चीज़ जो भी कैराबिनर वगैरह चाहिए, रस्से चाहिए, वो सब चीज़ें जो है वहाँ से उन्होंने डिमांड की गए। वो हमको लिख के दिया कि कोई अफसर भेजे, आप जाके आप उनसे बात करिए और डिमांड दीजिए। वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि भैया 2 साल तक तो डिमांड ले ही नहीं सकते अब आपकी। बोले 2 साल तक? बोले क्यों नहीं ले सकते? तो बोला 2 साल तक बोला अभी हमारे पास बाकी देशों की डिमांड है, वो हम पूरा करेंगे तब टाइम लग जाएगा। तो लोग फिर शांत हुए। फिर एक था उसमें थोड़ा सा जानकार व्यक्ति, उसने बोला पूछ चलो भाई ये किसका बन रहा है, ये डिमांड किसकी है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला ये तो पाकिस्तान की। हाँ तो वहाँ से भागे, वहाँ जल्दी आए। तो हम लोगों ने सीधे जैसी जो क्लोथिंग थी उस क्लोथिंग से हमने फौज को चढ़ाया है, और 84 पे हमने जो है सियाचिन में कब्जा करके रहना शुरू किया। और आपने देखा होगा कि एक पोस्ट हम लोगों ने जो लिया जिसको बोलते हैं इसका जिन्ना के नाम से जो है कायदे आजम पोस्ट नाम था उसका। ओके। उसको फिर बाना सिंह जी ने लिया है, अभी वो बाना पोस्ट हो गया है फर्स्ट ग्लेशियर में। ओके। तो सियाचिन में क्या है कि वहाँ आपका ना तो आईबी है, ना आपका LAC है, ना LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी नहीं है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं है। वहाँ है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जिसको बोलते हैं। वो जिसने जहाँ कब्जा कर लिया वो उसका हो जाएगा। अच्छा। आज भी वहाँ पर यही है स्थिति। और कोई पोस्ट पे अगर कब्जा कर लिया तो फिर आपका हो जाएगा। कोई अगर रात में सो गया, आपको पता लगा, तो वो अच्छा पोस्ट था हमारे इसमें था, हम डोमिनेट कर सकते थे। वो कैजुअलिटी रिकमेंड किया, हमारे कमांडर ने बोला इसको लेना है, तो फिर वो लिया। 87 में फिर हमने मतलब 84 से हम लोग लगातार सियाचिन में परमानेंटली रह रहे हैं। 75 किलोमीटर का लगभग इलाका, हमने इसको 3 भागों में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्लेशियर में। और उसके बाद फिर तुर्तुक का इलाका और फिर इधर लेह का चशुल वाला इलाका शुरू हो जाता है। उसके आगे फिर उनका भी ग्लेशियर है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, वो 25 किलोमीटर का इलाका है। तो वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है कि अभी भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पीठ पे राशन ऊपर चढ़ाना पड़ता है। फिर स्नो स्कूटर से जहाँ ले जाना वहाँ ले जाते हो, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होता है सामान। उसमें कई बार ऐसे मौके आते हैं कि पूरा सामान चला जाता है नाले में, उसको लाना कठिन हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जैसे एटमॉस्फेयर में आप देखा होगा ऑक्सीजन की मात्रा शायद 19 पॉइंट कुछ है, लेकिन वहाँ पर तो जैसे आप 10,000 फीट पे जाएंगे तो वहाँ 10% भी नहीं रहती, और फिर हर आप 1,000 पे 0.5% कम हो जाती है। तो सर इस वाली परिस्थिति में तो रहना उसको वो करते हैं, एक्लिमेटाइजेशन होता है, वहाँ के हिसाब से अपने आप को आदत डालना, वहाँ के हिसाब से मौसम के हिसाब से अपने आप को बनाना, वो सब चीज़ें सिखलाई में शामिल होती हैं, करते रहते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद रहना है, वो लोग वहाँ के तो लोग रह ही रहे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ आदत पड़ जाती है और फिर हम लोग ईस्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करते हैं कि वहाँ के इलाके को, लद्दाख वाले लोगों को हम लोग ज़्यादा ट्रेन करते हैं वहाँ की लड़ाई लड़ने, क्योंकि वो उस वातावरण के अभ्यस्त होते हैं। सर ऑपरेशन मेघदूत में आपने एक घटना का जिक्र किया था, अभी बताया था, तो आप दर्शकों के साथ भी साझा कर दीजिए कि किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहाँ पे। सियाचिन ग्लेशियर में हम लोग मोस्टली दुश्मन से तो लड़ाई होती है, लेकिन मेन लड़ाई है मौसम से। मौसम में एक तो हाइटीट्यूड का कई तरह की समस्या है, स्नो ब्लाइंडनेस का है ही है, और क्रेवास है, अवलांच वगैरह आते हैं, डाइजेशन आपका नहीं सही रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। दूसरा, पूरा टिन्ड राशन आपको खाना पड़ेगा, जो भी है आप जैसे सब चीज़ जो है पैक नहीं आती है, तो वो, लेकिन ये होता है कि आप मोस्टली प्रेफर करता है आदमी दाल वगैरह, दाल तो आप बना सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर एक रोटी भी खा लिया तो ये लगता है कि मतलब हमने जो है पेट भर गया, भरा भरा सा महसूस करेगा। नहाने का तो 3 महीने में मैं खुद बताऊं अपना, हमने एक बार बड़ी प्रयास करके नहाया है, बड़ा प्रयास करके पूरा एक जैसे जो जिससे ड्रॉप करते हैं ना राशन, पैराशूट, उसी पैराशूट का हट बना करके और उसी में 4 स्टोव जला दिए पहले 1 घंटा, और उसको गर्म हो गया, उसके बाद फिर एक आदमी वहाँ पे पानी बनाने पे ही रहता है। जरिकन, जैसे आप जरिकन जानते हैं,
जरिकन को ऊपर से काट दीजिए तो वो परमानेंट स्टोव पे रखा रहेगा। हाँ, हाँ, तो एक आदमी वहां से बर्फ लाएगा, पक के डालता रहेगा हाँ, और पानी बनता रहेगा। उसी से सब काम होना है, मतलब पानी तो कहीं है ही नहीं, बर्फ का ही पानी बनाना है और कहीं भी कोई चीज खराब नहीं होती। आपने देख सुना होगा आज भी डेड बॉडीज निकल रही हैं। हाँ, आपने अभी सुना पिछले मतलब शाहजहाँपुर का एक लड़का और 71 लड़ाई में शहीद हुआ था, आज भी उसकी डेड बॉडी सुरक्षित है। तो वैसे ही आके जो है वो खराब नहीं हुई, डिकम्पोज नहीं हुई। तो वहाँ कुछ भी खराब नहीं होता, आप कुछ भी फेंक दीजिए वो आपका रहेगा। अब चिकन वगैरह आता है हम लोग ऐसे बर्फ में गाड़ देते हैं, तो बर्फ में गाड़ दिए, जब खाना हुआ उसको निकाल रहे, ठीक है, तो वो फिर काटा उसको बनाया। सर वो वाला वो व्हील वाला जो आपके चोट हाँ, लगी फिर स्नो स्कूटर का मैंने जब बताया था राशन चढ़ाने के लिए, पहले तो आप नीचे जहाँ थोड़ा बहुत प्लेन इलाका वहाँ खच्चर से पोनी बोलते हैं उसको, पोनी पे जो है लाद करके वो लेके जाते हैं आइस बॉल तक। आइस बॉल से फिर मैनुअली उसको चढ़ाना पड़ता है। जो वहाँ के लोग हैं तो 10 लोग, रात में चढ़ता है, दिन में तो फायर आएगा ऊपर से, फिर रात में जब वो भी उसमें रहेगा जो मून लाइट ना हो तब आप चढ़ा सकते हैं उसको। अगर अंधेरी रात इसको बोलते हैं हमारे यहाँ 15 दिन का, तो उसके अंदर आप उसको चढ़ाएंगे, हरकत करेंगे तभी, नहीं तो फिर आगे सामने से वो गोली मारेगा। तो वहाँ पर जो ना ऊपर लाद दिया हम लोगों ने सामान मैनुअली, उसके बाद फिर उसको ले जाते हैं अपना जो बेस है उसमें स्नो स्कूटर से लेके जाते हैं। और एक्चुअली होता है जो ट्रेंड होते हैं लोग जो है वो लेके जाते हैं। तो हमने भी वहाँ सीखा था, लेकिन पता नहीं किस कारणों से, या फिर उसका कोई पत्थर बीच में आ गया तो डिसबैलेंस हो गया। अमूमन होता है क्या है कि जैसे हम लोग जेरिकैन का रास्ता बना देते हैं, तो जेरिकैन मेन मतलब सबसे ज्यादा उपयोगी वहाँ जेरिकैन है। जेरिकैन आपने रख दिया रास्तों बीच में, रास्ता बना दिया तो क्रेवस वगैरह आने का चांस नहीं रहता कि अंदर जो है ना वो घुसने का वो, तो थोड़ा सा जैसे बर्फ पड़े वो सब जो ढक जाते हैं। तो उसको फिर एक आदमी फिर जाता है उसको उठा के पूरा निकालता है। ऊपर निकालता है, फिर लेके जाता है, फिर एक डॉग होते हैं उसको वो रास्ता बताते हैं। हाँ, तो फिर अब पहले मैनुअली हम लोग पैदल लेके जा करके उसको थोड़ा ठीक करते हैं रास्ते को, फिर वो ट्रैक उसका फिर दोबारा बनता है। तो उसमें ही थोड़ा लगा डिसबैलेंस हुआ, तो सीधे हम लोग जहाँ पक्की बर्फ से वहां जाके टकरा गए, तो ये थोड़ा चोट लगी। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे 1 महीने में ये ठीक हुआ, तो फिर मैं नीचे नहीं गया, मैं बोला अभी यहीं अपने लोगों के साथ ही रहेंगे। और दूसरा ये है कि वहाँ पर हथियारों का भी सबसे बड़ी समस्या है। हथियारों में आप में जब अगर जानकारी हो तो उसमें क्या है कि बर्फ जैसे जम जाती है ना, तो वो टक्कर सही से नहीं मार पाता है। आप जैसे रॉकेट लॉन्चर ही है, अगर फायर करना है तो स्प्रिंग का रिकॉइल जो है उसमें चोट करे, लेकिन जब उसमें बर्फ होगी तो फिर मैं मतलब यहाँ पे जरूर मैं बताना चाहूंगा कि रिस्क लेकर के हमने स्टोव पे गर्म करके उसको फायर किया है। आरएल को भी गर्म किया, राउंड को भी गर्म किया तो चिंता बोले विस्फोट हो जाएगा, और लेकिन वहाँ फायर भी करना है आपने, तो वो रिस्क तो करना पड़ेगा। यहाँ जब सिखलाई वाली चीजें अलग होती है, जब प्रैक्टिकली आप करते हैं तो वो चीजें फिर अलग हो जाती हैं काफी। वहाँ तो जो जरूरत के हिसाब से कौन सी चीजें आपको करनी है तो आपको कुछ अपने निर्णय खुद के लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ आप अकेले ही हो। अगर आप बीमार, कई तो ऐसे पोस्ट हैं जहाँ 15 दिन तो आप आ ही नहीं सकते, बीमार हो तो वहीं पड़े रहोगे। जब तक आपका फुल मून लाइट है तो आप हरकत कर ही नहीं सकते। जब आपको थोड़ा सा अंधेरा होगा तब हम लोग हरकत करते हैं, फिर वो लेकर गए। अगर आप मर गए तो मर गए फिर आप। अच्छा, तो शॉर्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ किस कारण था? नहीं, ऑपरेशन मेघदूत मतलब हम सियाचिन को पहले हमने उसको किसी अपने इलाके में तो था, लेकिन हम लोग लिंक पेट्रोल भेजते थे श्रीनगर से, लॉन्ग रेकी पेट्रोल बोलते थे, वो जाके कब्जा करके अपना डोमिनेशन दिखाते थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इन्होंने वीजा देना शुरू कर दिया, ग्लेशियर एक्सपीडिशन के लिए जो पहाड़ी चढ़ते थे लोग उनको वीजा देना शुरू कर दिया, तो ये केवल इसलिए दिखाने के लिए हमारा इलाका है। फिर हमने 84 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, केवल सियाचिन कब्जा करने के लिए। तो आज तक वो ऑपरेशन मेघदूत जो भी पलटने वहां जाती हैं, जो वहां पे सियाचिन में रहती हैं 3 पलटन, वो पूरा ऑपरेशन मेघदूत के अंदर ही अभी भी काम कर रही हैं। ओके, अभी भी चल रहा है वो। सर ऑपरेशन रक्षक के विषय में हम अभी बात कर रहे थे, जो उसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ। ऑपरेशन रक्षक जो जम्मू कश्मीर में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ओके, और बीच का जो ऑपरेशन विजय का टेन्योर छोड़ करके जो आपका 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक का है 99 का, उसके अलावा जो भी कार्रवाई चल रही है उग्रवादियों के खिलाफ, वो सब ऑपरेशन रक्षक के तहत चल रही है। आज भी जो वहाँ शहीद होते हैं लोग, वो सब ऑपरेशन रक्षक में ही लिखा जाता है, ऑपरेशन रक्षक में शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में उग्रवाद को खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया गया वो ऑपरेशन रक्षक कहते हैं उसको, जो आज भी चल रहा है। 1990 से शुरू हुआ वो, आज भी एज इट इज चल रहा है। और उसमें हमारे जितने भी लोग शहादत हुए हैं, और टोटली सबसे ज्यादा हमारे तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ऑपरेशन रक्षक में हुआ। मतलब करेंटली अगर अभी कश्मीर में जो अभी जो हुआ है वो भी ऊपर रक्षक के तहत है, रक्षक के तहत। ओके, एंड देन सर ऑपरेशन विजय या हाँ, कारगिल की बात हम करते हैं। हाँ, जो भी सियाचिन का, जैसे मैं आपको बताया, सियाचिन में जो लोग खत्म हो रहे हैं वो सब ओपी मेघदूत के तहत होते हैं। ओके,
उसके बाद हमने जैसे आपको बताया कि हमारे सीईओ को एक टास्क मिला कि आप मतलब एक तरह से उनको एक विकल्प मिला कि आप चाहें तो यहाँ बढ़ा लीजिए, नहीं तो आप, तो हमारे सीईओ ने बोला कि यहाँ का काम खत्म हो गया, आप ओपी विजय में चलते हैं। तो हम लोग को वहाँ से टास्क मिला कि अब बटालिक सेक्टर आप जाइए। बटालिक सेक्टर जो है मूलतः मेन अगर देखें तो 3 भागों में हम लेते हैं ऑपरेशन विजय को, जो क्षेत्र वाइज अगर देखें। एक बटालिक है, एक दराज है, कारगिल है। और उसको बाद में जब गतिविधियां और बढ़ी तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया गया। फिर हमने गुमरी जगह है, नाम गुमरी गांव है, वहां से लेकर के तुर्तुक तक हमने इसको बढ़ाया। तुर्तुक में भी जो है जो खत्म हुए थे लोग, उनको भी ऑपरेशन विजय में ही हम लोगों ने बाद में शामिल किया, जिसमें कैप्टन हनीफुद्दीन साहब हैं। अभी तुर्तुक का सेक्टर है वो हनीफुद्दीन सेक्टर के नाम से है। हम लोगों को टास्क मिला, लगातार हम लोग 5202 48-75 इतने पॉइंट हम लोग कब्जा करते रहे। लास्ट जो ऑपरेशन जिसमें मैं मतलब मुझे चोट लगा वो था लास्ट करीब 21-22 की नाइट को, 21-22 नाइट जुलाई को। लेकिन उससे पहले हम लोग एरिया बोल्डर्स में थे, तो हम लोगों को टास्क मिला कि आप ये वाला टास्क आप, हमने 10-11 की नाइट को ही मिला था। लेकिन जब 10 किलोमीटर आगे हम लोग गए बॉर्डर इलाके में, तो हमको अचानक फिर वापस बुला लिया कि अभी जो आप जाइए, अभी आज नहीं करना है। हो सकता है उसमें नेगोशिएशन चल रहा हो, समझौते की बात चल रही हो, तो हम लोगों को जो है वापस बुला लिया। फिर हम 10 दिन वहीं एरिया बोल्डर्स में रहे। वहाँ पे जो है वहाँ से फिर 21-22 की नाइट को फिर हमको टास्क मिला कि नहीं, आपने फला जगह कोई इलाका, एरिया कॉनिकल है, एरिया स्पर है, एरिया जो भी इस इलाके को आपने कब्जा करना है। तो हम लोग जा करके यह 21-22 की नाइट को हम लोग पहुँचे। तो हमारे बाएं तरफ हमारी एक कंपनी थी, उसमें हमारी टोली थी। फिर बाएं तरफ दाहिने तरफ हमारे जो आदित्य साहब था उनकी टोली थी। हम लोग रात के 2 बजे करीब पहुंच गए वहाँ पर। तो हमें जब तक हम पहुंचने तक हमको कोई दुश्मन नहीं मिला। हम सीधे अपने जहाँ एरिया स्पर पे जाना था, हम पहुंच करके हमने रात को कोड वर्ड बता दिया उसको, मतलब कोड वर्ड में बोलते हैं सोना करके हमने बोला। तो हम लोग को जैसे ही सोना बोला, उसके बाद फिर उसके 10-15 मिनट के बाद एकदम माइन ब्लास्ट हुए। उसमें बहुत लोग कैजुअल्टी हमारे हुए, पैर उड़ गए, हमारी कंपनी कमांडर का पैर उड़ गया। और बाकी फिर फायरिंग शुरू हुआ दिवाली की तरह। वहाँ एक्चुअली क्या होता है कि अब भाई हम ऊपर हैं, बाकी नीचे पूरा जो ना जो पहाड़ी टकरा टकरा कर गोलियां गिर रही, तो रात दिवाली की तरह मतलब ये रहा। तो हम लोग वहाँ पे एक खो टाइप जिसकी चट्टान टाइप, उसके नीचे हम लोग बैठे रहे। करीब हम देखते हैं दिन में देखते हैं तो उनका रेनफोर्स आ रहा है, सामने से रेनफोर्स आ रहा है। एक बंदा रस्से से पकड़ कर नीचे जा रहा है, वो शायद हो सकता है वो कोई डाक आक लेके जा रहा हो। तो करीब हमने बोला कि इसको, अब देखा तो रेनफोर्स काफी बड़ी मात्रा में था। हमने फिर आरटी का फायर मंगाया, आरटी फायर से उनको बर्बाद करने की कोशिश किया, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं था। जब नजदीक आ गए तो देखा सामने करीब 75-100 मीटर पे वो बैठ के मतलब चाय पी रहे हैं। हम जहाँ से हम बाईपास करके गए थे, और उसके रात में और उसके जस्ट बगल में बैठे उनका टेंट लगा हुआ है। और टेंट लगा तो हमने फिर बोला ये अगर वहाँ लोग आ गए तो फिर हम तो यहाँ पे पकड़े जाएंगे, फिर तो हो सकता है कैप्चर हो जाए। तो हम लोगों ने फिर उसको टारगेट किया। 4-5 लोग उसमें थे, हमने उनको टारगेट किया, उनको गिराया। उसी में जो है उन्होंने फिर फायर किया। एक गोली हमारी इधर सिर पे लगी, तो मेरा बाल खुला हुआ था, वो फिर पीछे चला गया उड़ के। और उसके बाद एक जो है गोली यहाँ पे जांग में लगी। और 3 लड़के थे मेरे पास, तो उसमें से मैंने एक लड़के को बुलाया नीचे से, वो LMG लेकर के आया। ऊपर जैसे ही बैठा, उसने पोजीशन लिया, वैसे उसने हेडशॉट हुआ उसके, वहाँ खत्म हो गया। मान सिंह था सुल्तानपुर का लड़का, तो वो मेरे बगल में, उसकी भी गोली लगी साथ में। कुछ 3 दिन वो मेरे साथ ही रहा, डेड बॉडी के साथ। मतलब जो है वो ऐसी जगह थी, लेट के पेशाब कर रहे हो आप, खड़े नहीं हो सक रहे हो, मतलब इतना स्थिति। मेरे भी गोली लगी तो लोगों ने पैर जो है ना ऐसे ऊपर बांध दिया, मॉर्फिन वगैरह लगाया, तो थोड़ा सा जो है बाद में फिर पैर जो है नीचे आकर के खराब हो गया। तो मैं जो है निकालना पड़ा, क्योंकि वो सर्कुलेशन आगे गया ही नहीं। ये सब 4 लोग मेरे लिए कितने बीच की घटना रही सर? उसमें बीच में कितने समय ये लगा? टोटल 21-22 की नाइट को हुआ ये। दिन में 22 के दिन को, तो 23, 24, 25, 26 को मैं डाउन हुआ। फिर 3 दिन वहीं रहे बर्फ में ही। तो वहाँ तो स्थिति ऐसी थी कि मतलब पानी भी अगर करना तो बगल में बर्फ दबा के उनको पानी बनाते थे हम लोग, थोड़ा सा गीला टाइप हो जाता था ना। इतनी कठिनाइयों का सर सामना किया है। लेकिन सर पाकिस्तान का देखा है कि हर वक्त मतलब वो नहीं होता है कि पीठ पे वार करने वाला सिनेरियो रहा है पाकिस्तान। नहीं, उनके यहाँ इतिहास शुरू से उनका ऐसा रहा, चाहे वो 47, 48, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, आज भी उनकी स्थिति यही है। तो ये है कि हम लोग जो है थोड़ा सा अभी
मैं तो हम भी चाह रहे हैं अभी कि मतलब एक आर पार होना चाहिए। क्योंकि सर इतना हम बहुत लोगों हो ने रहा है। खोया है ना पाकिस्तान के युद्ध के समय, इतने जवान हमारे शहीद हुए हैं। अभी भी हो रहे हैं, मतलब देखिए स्पेशल फोर्स का आदमी, जो आदमी उसको मतलब 10 आदमी कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। 10 आदमी अगर निहत्था भी हो तो वो जो है उसको मजा आ जाएगा, 10 लोगों को मजा आ जाएगा कि हाँ कैसे भिड़ रहे हैं। और वो आदमी आकर एक गोली मार के चला जाता है, उग्रवादी मर जाता है। बताइए, हमारे जो बिपिन रावत साहब मरे हैं उनके साथ हमारे 5 लड़के शहीद हुए हैं स्पेशल फोर्सेस के। वो कोई भी कमांडर है उसको स्पेशल फोर्स के लड़के ही चाहिए, क्योंकि उसको थोड़ा देखने में पैड वैड लगा लोगों के सही लगते हैं थोड़ा सा, वो उस तरह से। लेकिन वहाँ पे जो स्थिति थी, 3 दिन वहाँ बर्फ में रहे। मान सिंह मेरे साथ शहीद हुआ, निरंजन बेरा लड़का वहाँ खत्म हुआ, एमएन पाटिल शहीद हुआ, सतदेव मैनपुरी का वहाँ शहीद हुआ। तो आज भी हम बात करते हैं तो जैसे अचानक एक दिन उनकी बेटी का, वो भी डॉक्टर है उसमें सरोजने सर्वपुरानी हॉस्पिटल में इलाहाबाद में, बोलता है वो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, 2 बेटियां थी उसकी। तो उनका कॉल आया तो मैंने, बेटा कैसे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसने बोला कि बताओ पापा, पापा कैसे डेथ हुई, मतलब कैसे हुए। तो उसने ही पूछा कि पापा को फर्स्ट एड नहीं मिला क्या। मतलब उसको ही लगता था कि मतलब अगर मिल जाता तो बच जाते, वो नहीं कर पाए। उसमें जो डेथ थी होना था उसका, लेकिन ये है कि एवोकेशन जो है नहीं उतना अच्छे से हो पाया। वो लगी पीछे ऊपर से फायर चल रहा है और 10 किलोमीटर पीछे हेलीकॉप्टर भी आएगा तो फिर आपको 10 किलोमीटर आपको लाद के ही ले जाना नीचे, क्योंकि ऐसी वहाँ की स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, जमीनी बनावट, कि 4 आदमी स्ट्रेचर लेके खड़े होने की भी जगह नहीं है। अगर एक पे ही लोड आ जाएगा, ऐसी स्थिति, कोई नीचे आ रहा है, पत्थर अप डाउन है ना उसमें। सर पहले के जैसे चीजों में संसाधनों की कमी थी, अभी तो खैर संसाधन शायद अभी कुछ बदलाव हुआ है, या अभी भी हम लोग नहीं, संसाधन ठीक है अभी। देखिए परिस्थितियां तो वही हैं, परिस्थितियां तो वही हैं, लेकिन हाँ ये जरूर पहले तो थोड़ा सा ये है कि आराम हो गया। हम पहले जाते थे पूरा सामान लोड करके पीठ पे अपना खुद का। अभी आप टाइट कैम्प में जाइए, आपको सब सुविधाएं वहीं मिल रही हैं। अभी रिजर्वेशन होता है, उसके बाद आप घर जाओ। तो पहले तो लटक के ही मिला मिला नहीं मिला ऐसे ही जाते थे हम लोग। और मूलतः अभी तो ज़्यादातर लोग मतलब जहाज से ही उनको कोशिश करके भेजा जाता है। तो पहले से तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और जो है ट्रैक वगैरह भी अच्छे बन गए, रोड भी अच्छे बन गए हैं, और डेवलपमेंट पहले से काफ़ी हुआ है। 20-30 सालों में तो काफ़ी फ़र्क हम देख रहे हैं। सर एक ऐसे आम आदमी के नाते एक प्रश्न पूछूं कि हम पाकिस्तान का ऐसे पूरा ले सकते हैं क्या, कि इंडिया खत्म करे ये पाकिस्तान का वो? और देखिए ऐसा होता है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जो लोग जीते भी उनको भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, जो लोग हारे वो तो हारे ही हैं। लेकिन जो 5 पावर थी मेन, उन लोगों ने मिल करके एक यूनाइटेड नेशन की स्थापना की, है ना। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन का मेन मुद्दा ये है कि आज के बाद कोई देश किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, एक मेन इशू है। और जो भी समस्याएं हैं वो बैठ के उसको रिजॉल्व की जाएंगी, ताकि दोबारा ये इतना बड़ा जो है त्रासदी ना हो, इतने बड़े जान माल का नुकसान ना हो। तो वो उसमें इंटरफेयर करेगा। जो पाकिस्तान चलो काफी बड़ा देश है, लेकिन जो बिल्कुल छोटे देश हैं वो उनका भी अस्तित्व है। हाँ। और उसके उसी क्रम में आप ताज्जुब मानेंगे, हम लोगों ने तो आज़ादी ली है लड़ करके, मेहनत करके और अपना विद्रोह करके, लेकिन उसके साथ कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कोई एक आंदोलन नहीं चलाया, उनको भी आज़ाद किया गया उसी यूनाइटेड नेशन की वजह से। यूनाइटेड नेशन को निर्णय था कि आज के बाद कोई देश किसी गुलाम नहीं रहे। उसके बाद फिर काफ़ी देश आज़ाद हुए। तो ये नहीं हो सकता कि आप मिला लो उसमें, ऐसा स्थिति नहीं बनेगी। और वो हाँ ये जरूर है कि वो वहाँ की पब्लिक सुरक्षा से चाहे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत हाँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पाकिस्तान की जो हालत है कि हमारा जो एयर S-400 शायद नाम है, जी जी जी, तो हमारा जिस प्रकार से काम किया, उनका चाइना का खरीदा हुआ उनका काम नहीं किया। और कोशिश पूरी रही कि हाँ किसी तरीके से छल से कपट से कुछ करने, लेकिन अभी तक तो वो सफल नहीं हुए हैं। प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, वहाँ की लोकल पब्लिक का प्रेशर बहुत है कि आप कुछ करें कुछ करें कुछ करें। लेकिन ये है कि हम लोगों को बड़ा शांति से काम लेना है। हमको हम लोग सक्षम जवाबदार देश हैं, हम लोग तरक्की पसंद देश हैं। हम लोगों की तुलना हम पाकिस्तान से नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि तुम करो, वो तो आपको उकसा रहा है ना, कि आप करें। आप करेंगे तो आपको देखिए आप फिर मुख्य धारा से अलग हट जाएंगे। आप उस जो समस्या है उसको ही खत्म करें
और बाकी चीजें हम और तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि अभी समस्या का क्या है कि मोस्ट ऑफ द जितने भी वर्ल्ड मोस्ट वांटेड है वो पाकिस्तान में छुपे बैठे। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपे, सबको सब कुछ पता है, बट स्टिल दे आर नॉट टेकिंग इवन एंड नो वन इज टेकिंग एक्शन। इसलिए तो हम देख रहे हैं ना कि आप जैसे आपको आक्रोश है, हमें भी आक्रोश है कि लोग बोलते हैं कि भाई उग्रवादी पकड़ के इनको तुम क्यों टीवी चैनल पे ला रहे हो, इनको क्यों तुम इनको पूरा मौका दे रहे हो ट्रायल में, कोर्ट में, नीचे जैसे कसाब कोई मिला, हाँ, उसको जहां मिला वहीं पकड़ के मार देना चाहिए। ये सब आम जनता की ये सोच है जी। लेकिन जब आप जब उसको पकड़ के लाएंगे नहीं, उसके इंटरव्यूज नहीं लेंगे, तो हम अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई ये उग्रवाद पोषित करता है। जब वो इंटरव्यू देंगे हमने वहाँ ट्रेनिंग लिया है, हम फलां कैंप में ट्रेनिंग पाए, तो तब आपका पक्ष मजबूत होता है। अगर आपने वहां मार दिया, किसको पता उग्रवादी मारा, गाँव वाला मारा, सर समझ रहे? सर 9/11 हुआ था, हाँ, अमेरिका आया, लादेन को करके चला गया, ठीक है, वो भी सिद्ध करना चाहता, चलाता ले जाके। नहीं, अमेरिका तो शांतिप्रिय देश भी है। हाँ। और पहला न्यूक्लियर बम उसने फायर किया, हाँ। है ना, जो हाँ। आपका 845 में किया उन्होंने। हाँ। अब वो सबसे मतलब सबको डोमिनेट भी कर रहा है और धर्मनिरपेक्ष भी है। तो ताकतवर बनना है, हम लोगों को मिल करके पाकिस्तान को हराना। ठीक है, पाकिस्तान हम जब चाहे तब हराएं, लेकिन उससे समस्या समाधान हो जाएगा क्या, ये मुझे बताइए। हम लोग 71 में लिया, हमने पूरा 2 टुकड़े कर दिए, अंदर तक घुस गए हम, कारगिल युद्ध में हम जीते, और लगातार जो है हम लोग उनको कहीं ना कहीं सबक सिखा रहे हैं। लेकिन जिसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, वो इसी तरह से हुई कि केवल आपके खिलाफ। जब भी उनको कोई लगता है कि लोग क्वेश्चंस करते हैं कि अपने रोजगार के लिए, अपने और चीज़ों के लिए, फिर वो ये चीज़ हमको इस्तेमाल करते हैं, उनको ऐसा कर देंगे ताकि दिमाग डाइवर्ट हो जाए। तो हम लोगों ने जो है खुद को मजबूत करना, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अपने लोगों को शिक्षित करना है, और उनका भी हम लोगों ने कूटनीतिक तरीके से उनको जो है हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा पाकिस्तान में जो अस्थिरता फैल रही है वो उसमें हम लोग का भी योगदान है। ऐसा नहीं जी जी कि हम लोग मतलब बोलते हैं कि मतलब हम लोग बिल्कुल डूबते हैं, लेकिन हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में है, बाकी जगह हो रहा है, तो उसमें हम लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं उनको। आप कहने भगवान पर भरोसा रखिए, अच्छे निर्णय आएंगे। होपफुली सर, थिंग्स विल बेटर सून। ये कोशिश में तो ये हैं लगे हुए। हाँ, हमारे सेना पे भरोसा जरूर करिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा सोच समझ के जो ये निर्णय लिया है, मतलब प्रोफेशनलिज्म का एकदम टॉप क्लास उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने इसमें। बिल्कुल सटीक वही मारा जहाँ मारना चाहिए ना, एक भी सिविलियंस को नहीं, एक भी मतलब मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं हुआ, कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया उन्होंने। अच्छा सर, अग्निवीर के विषय में आपका क्या मानना है कि इज इट राइट वे? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जायज क्वेश्चन भी, और आज के हिसाब से तो ये बहुत जरूरी भी हो गया है। मैं देखिए, जिन्होंने ये निर्णय लिया है, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने जो लिया हो तो कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय दे सकता हूँ कि क्योंकि बीइंग ए स्पेशल फोर्सेस पर्सनल के नाते, क्योंकि ये जो जज्बा होता है ना, जज्बा, कॉम्रेडशिप, आपके मरने मारने की क्षमता जो आती है, एक दूसरे के लिए विश्वास, आपसी प्रेम, सौहार्द जो पैदा होता है, ये टीम वर्क के तौर पे होता है। लेकिन 4 साल में आप किसी बंदे को इस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते कि वो आपको पूरा इन सब कसौटियों पे खरा उतरेगा। और मुझे तो कहीं कि कभी-कभी ये लगता है कि इसमें और थोड़ा-सा सोचने का समय लगना चाहिए, पब्लिक व्यूज़ लेने चाहिए थे, मतलब एक्सपर्ट्स जो थे उनसे राय और ज़रूर ले लेनी चाहिए थी। जिस सेना से हमने 5 युद्ध जीते हैं, जिस सेना ने हमारा गौरव ऊपर किया, आज भी कर रहा है, तो उसको इतना जल्दी आमूल-चूल परिवर्तन करके जल्दी से नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अगर ये सही होता, उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही होगा, उन्होंने अपना ज़रूर होमवर्क किया होगा, ज़रूर उस पे चर्चाएँ की होंगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मैं आपको बता सकता हूँ कि ये निर्णय जो है वो इतना ज़्यादा लाभकारी नहीं है। आगे आपको इसमें बहुत तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं 25% रिटर्न की जगह उन्होंने 50% करने की कोशिश की है। इंटरनल सर्वे चल रहा है अभी, आंतरिक जो है, जो लोगों को पूछ रहे हैं कि भाई इससे क्या लाभ होगा। दूसरा है कि आपस में कंपटीशन कर दिया आपने। मैं आपको और व्यक्तिगत तौर पे बताऊँ, मेरा जो सोच है, पहले क्रीम जो थी वो फौज में आती थी। क्रीम जो युवा वर्ग में जो सबसे अच्छे लड़के थे वो फौज को ऑप्ट करते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो लोग सीआरपीएफ, बीएसएफ में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद मुझे अगर वहीं जाना है
तो मैं क्यों ना पहले ही वहां चला जाऊं। शुरुआत से ही चला जाऊं। है ना, आपने आफ्टर ऑल तो आपने पूरे को बाहर निकालना है, फिर उसमें से 25% आपने बुलाने हैं, तो ये 25% यहाँ उनको कैसे आप उनको आपके एकोमोडेट करेंगे, आप कहाँ लेके जाएंगे। सर सेना का जो सबसे बड़ा पॉइंट होता था वो होता था कॉन्फिडेंशियलिटी, वो जो कि यहाँ सबसे बड़ा लूप होल दिख रहा है। इसमें क्योंकि आपने जो ना मतलब पैसा कोई मैटर नहीं करता, हाँ। पैसा फाइनेंशियल कोई इशू है, अगर आपने उसको करना तो एड्रेस करना था तो किसी और तरीके से कर सकते थे, लेकिन ये अगर इसमें सोच रहे हो पे और इसमें पल्स में आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो वो फिर कोई तरीका नहीं है। मतलब 14 लाख सेना है आपके पास, उसको अच्छे से आप, और हर तरह से मजबूत सेना है, तो इसका मानिक साहब की हमको एक साहब जनरल साहब की बात याद आती है कि ये मतलब देख रेख करने की जिम्मेदारी सब सरकारों की होती है। आप हमारी ज़रूरतों को समझ करके उनको, आप हमको बताना ना पड़े, हमारी ज़रूरतों को समझ करके आप हमारे हिसाब से हमको जो सही से इज्जत से सर्वाइव कर सकें, वो तो उतना करते रहिए। तो सेना ज़्यादा मांगती नहीं है कि एक सम्मान मिल जाए और उनका काम चलता रहे, बस इतना चाहिए। बाकी हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हैं। जज्बे से सिर्फ लेकिन उसके लिए भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम लोगों को थोड़ा सा बोलना पड़े तो फिर नहीं, कोई भी देश नहीं इसको अच्छा मानता है। उनको खुद ही उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, लाइबिलिटीज़ को देखते हुए आपको हिसाब से उनके बारे में सोच लेना चाहिए, ताकि वो अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी होपफुली मुझे उम्मीद है कि सरकार भी ज़रूर सोच रही होगी और अगले आप परिवर्तन देखेंगे। सर आफ्टर रिटायरमेंट जी, हाउ इज लाइफ गोइंग? लाइफ देखिए मेरे साथ, मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको पूरा कवर किया है, ये 10 लड़के तो मेरे साथ खत्म हुए, कारगिल में 4 लड़के और आपके 6 हमारे लंका में। ये तो मेरे साथ, मेरे जितने दूरी हम लोग बैठे हैं ऐसे खत्म हुए हैं ये। और बाकी टोटल टेन्योर में मेरे यूनिट के 25 लोग शहीद हुए हैं। वो सब अलग अलग इलाके के थे, कोई उड़ीसा का है, कोई पोर्ट ब्लेयर का है, कोई बॉम्बे का है। तो उनके परिवार को तो हम नहीं मिल सकते जा करके, लेकिन जो आसपास हमारी वीर नारियां हैं, जो लोग परिवार हैं उनके उनके आश्रित हैं, उनकी मदद करके मुझे लगता है कि मैं उन्हीं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, और जिन्होंने मेरे कहने पे जान दी है या फिर जो शहीद हुए हैं। तो अभी भी मैं अपना एक संगठन है अपने बैटन ऑर्गेनाइजेशन का, उसका जनपद का अध्यक्ष पे हूँ, और वो उससे हट के भी 8-10 जिलों में तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी शहीद होता है उनके परिवार से जाके मिलूँ, उनकी समस्याओं को अपने स्तर पर प्रशासन की मदद ले करके, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जाके उनसे मदद ले करके जितनी उनकी मदद हम लोग कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं आज भी। और ये है कि उसमें कामयाबी मिली है, उनका कोई डेड बॉडी अगर आती है तो हम उसमें जाके शामिल होने का प्रयास करते हैं। उनके यहाँ कोई दुख तकलीफ होता है तो उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं, और कहीं न कहीं उनके उन समस्याओं को भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। किसी का डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट है, मतलब पत्नी को पेंशन मिल रही है और माता-पिता को नहीं हुआ, तो आपस में उनका चल रहा है, तो उनको किसी तरह से जो है उनको सैटिस्फाई करके उनका समस्याओं को समाधान करना, ये हम लोग अभी प्रयास में लगे। पिछले 8-10 सालों से इसी में चल रहा है लाइफ। अरे सर ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी कि आप इस कार्य क्षेत्र में और कार्य करते रहें। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आपने जब बात छेड़ी है, सेना से जुड़े लोगों का सम्मान होना चाहिए। रिटायरमेंट जो भी हम पब्लिक से भी हम एक करेंगे कि भाई अगर तुम देख रहे हो कि भाई सीट उसकी रिजर्व नहीं हुई, खड़ा है, तो उसको बिठा लीजिए थोड़ा सा। उसके बच्चे अगर मान लीजिए एडमिशन के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको अगर कर सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद कर लीजिए उसको सही से, कि उतना समय अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा है, वो उस तरह से गाइड नहीं कर पा रहा। तो ये समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं और कुछ लोग जो अब थोड़ा मदद कर रहे हैं, उनको सबको थोड़ा सा उनके परिवार की भी हेल्प करना चाहिए, ताकि वो अपना निश्चिंत होकर जो काम जिसके लिए वो डिटेल है वहाँ पे वो काम अच्छे से कर सके। और दूसरा मैं निवेदन ये भी करूँगा कि इनके नाम से जो ना, इनको छोटा-मोटा आदमी मत मानिए इनको। ये राष्ट्र देवता हैं देश के, करेक्ट। और इनके नाम से जो है राष्ट्र मंदिर बनने चाहिए। उनके स्मारक स्थल वो राष्ट्र मंदिर होना चाहिए, राष्ट्र धरोहर के नाम से होना चाहिए। और दूसरा मैं अपनी तरफ से आप व्यक्ति के तौर पे बता सकता हूँ, आपको लगे कि मैं किसी तीर्थ स्थान पे नहीं जा पाया हूँ, जो आप हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, कहीं गंगा सागर है, आप तिरुपति बालाजी हैं, आपकी वैष्णो देवी है, मथुरा वृंदावन या काशी कहीं जा नहीं पाए हैं, तो मैं तो उनको यही सलाह दूँगा कि आपके आस-पास कोई किसी शहीद का स्मारक स्थल है, वहाँ पे जाके अगर
श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको वही फल मिलेगा जो किसी तीर्थ स्थान पर मिलता है। ये उम्मीद मतलब लोगों से पढ़ता हूँ, लोगों को यही बताता हूँ। जरूर नमन करिए आप, आपके पास कहीं भी कोई स्मारक स्थल सैनिक का बना है हमारे, जिन्होंने शहादत दिया देश के लिए, उसकी जरूर आप जा करके 1-2 फूल चढ़ाएंगे तो उसको श्रद्धांजलि भी होगी और आपको भी अच्छा महसूस होगा, देश में अच्छा मैसेज भी जाएगा। सर, हमारी रक्षा के लिए जो दिन रात एक कर देता है, अपनी जान दे देता है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं तो यही बोलूंगा कि मतलब अंत में एक स्लोगन बोलूंगा जी सर। जो थोड़ा सा लोगों को मैसेज भी जाएगा। पूजे नहीं गए वीर, पूजे नहीं गए वीर तो कौन ये पंथ अपनाएगा, पूजे नहीं गए वीर तो कौन ये पंथ अपनाएगा, आग उगलती तोपों के आगे कौन अपनी छातियां अड़ाएगा, कौन चूमेगा फांसी के फंदे को, कौन बख्श पे गोलियां खाएगा, भारत की इस मिट्टी को, भारत की इस मिट्टी को माँ कहकर कौन माथे पे तिलक लगाएगा, पूजे नहीं गए वीर तो कौन ये पंथ अपनाएगा। तो ये पूजा होनी चाहिए। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे तो ये लगता है कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो इससे कनेक्ट करेंगे सीधे, और आपने जितनी भी बातें बोली शायद उसको ज्यादा से ज्यादा समर्थन ही करेंगे कि आखिर एक एक बात हर एक आम आदमी की बात है, वो भी इसी तरीके से सोचता है, वो भी इसी तरीके से अपनी बातों को रखता है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन अवर पॉडकास्ट। थैंक यू। पहले मैं बोल नहीं पाया था, वायरल अल्फा के जितने भी सदस्य आए उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतना अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया यहाँ तक आने का, अरे सर, और सुना और ये लोगों तक पहुंचेगा, इसमें आपका भी उतना ही योगदान है जितना हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।